कि इस चैप्टर में हम कुछ कहानी और कुछ आइडियाज पढ़ने जा रहे हैं। उसमें से मैंने आपको लिबरलिज्म बताया और कंजर्वेटिव बताया। तो यहां पर ये कहानी शुरू होती है। एक फ्लैशबैक क्या है कि 1848 में फ्रांस का एक आर्टिस्ट था, इसे बोलते हैं यूटोपियन विजन, कल्पना दर्श। ये सरयू की क्या थी? ये सरयू की कल्पना थी, जिसमें वो दिखाना चाहते थे कि जैसे कि आप इसमें देख सकते हैं, दिल्ली से कोलकाता जा रहे हैं और बीच में आपके यूपी बिहार आता है। यहाँ हर जगह आपको अलग अलग टैक्सेस देने पड़े, अलग अलग करेंसी यूज करनी पड़े, उसको कन्वर्ट कराना पड़े, तो चक्कर आएंगे ना। तो यहाँ पर ये सब डिमांड कर रहे थे कि हेलो एंड वेलकम, this is Sonia Sahani, your social science teacher is going to start the journey of the social science. Before I start, I want to say something. मैं बताना चाहती हूँ आपको हाई प्रोफाइल के बारे में। ये हाई प्रोफाइल क्या है? ये हाई प्रोफाइल एक ऐसा माध्यम है जिससे हम और आप जुड़ने जा रहे हैं। तो विद्यार्थियों, ये सिर्फ आपको ही नहीं, आपके अभिभावकों को भी बहुत सारी महत्वपूर्ण जानकारी देगा, जैसे कि जर्नल नॉलेज, जर्नल अवेयरनेस, कैरियर काउंसलिंग, बिहेवियर काउंसलिंग और बहुत कुछ। तो आइए हम जुड़ते हैं हाई प्रोफाइल से, जिसका मोटिव है आपको ही नहीं, पूरे भारत को हाई प्रोफाइल बनाना। तो आइए हम शुरू करते हैं फर्स्ट चैप्टर ऑफ द हिस्ट्री, द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय। तो ये नेशनलिज्म क्या है? ये नेशनलिज्म जो है वो है कि नेशनलिज्म जो है, इसका मतलब होता है कि किस तरह से यूरोप में राष्ट्र, बिकॉज आज जो हम जर्मनी, इटली और ये सब देखते हैं, ये ऐसा पहले नहीं था। नहीं था तो भाई क्या था फिर? तो था छोटे छोटे से राज्य जो अलग अलग भागों में बटे हुए थे, और फिर इन सभी राज्यों को जोड़कर, इन सभी राज्यों को, छोटे छोटे राज्यों को जोड़कर एक देश बना, एक नेशन बना। तो ये जो कॉन्सेप्ट है नेशनलिज्म का, ये कहां से आया? ये यूरोप से आया और उसके बाद ये पूरी दुनिया में फैल गया। तो आइए हम अब शुरू करते हैं नेशनलिज्म इन यूरोप। इसमें हम फर्स्ट जो हमारा टॉपिक है, जो आपकी एनसीईआरटी बुक में भी दिया है। अब आप कहेंगे मैम एनसीईआरटी तो बहुत डिफिकल्ट है, तो घबराइए मत, मैं आपको कुछ ऐसे तरीके बताऊंगी जिससे आप इसे बहुत आसानी से याद कर पाएंगे। हिस्ट्री को जानती हूं मैं कि हिस्ट्री जो होती है उससे आप सब घबराते हैं, लेकिन जब हिस्ट्री को हम स्टोरी फॉर्म में पढ़ेंगे तो यहां पर ये कहानी शुरू होती है। एक फ्लैशबैक क्या है कि 1848 में फ्रांस का एक आर्टिस्ट था, और उस आर्टिस्ट का नेम क्या था? उस आर्टिस्ट का नेम था फ्रेडरिक सरयू। और ये जो फ्रेडरिक सरयू थे, इन्होंने एक सपना देखा। क्या सपना देखा? कि वर्ल्ड को हमें क्या बनाना है? डेमोक्रेटिक एंड सोशल रिपब्लिक। तो यही इन्होंने शो किया है अपने प्रिंट में। कौन से प्रिंट में? इस प्रिंट में। देखिए आप, इस प्रिंट में फ्रेडरिक सरयू ने अपना एक सपना, जिसमें वो चाहते थे कि जो छोटे छोटे अलग राज्य हैं वो सब मिलकर क्या बने? वो सब मिलकर एक राष्ट्र बने। तो यहाँ पर उन्होंने, इसे बोलते हैं यूटोपियन विजन, कल्पना दर्श। ये सरयू की क्या थी? ये सरयू की कल्पना थी, जिसमें वो दिखाना चाहते थे कि जैसे कि आप इसमें देख सकते हैं कि कैसे अलग अलग लोग, जिन्होंने अलग अलग वेशभूषा पहनी हुई है, अलग अलग झंडे अपने हाथ में लेकर वो क्या कर रहे हैं? वो मार्चिंग कर रहे हैं। और यहाँ पर आप उनको रिकॉग्नाइज कर सकते हैं, जैसे कि फ्रांस, जर्मनी, स्विट्जरलैंड का ये झंडा है। ये सब क्या कर रहे हैं? ये मार्चिंग कर रहे हैं। ये मार्चिंग कर रहे हैं यानी कि ये सब एक लाइन में चल रहे हैं, और ये किसके ओर जा रहे हैं? ये जा रहे हैं स्टैचू ऑफ लिबर्टी, स्वाधीनता की देवी की तरफ जा रहे हैं। तो ये था फ्रेडरिक सरयू का विजन, जिस पेंटिंग में उन्होंने दिखाया कि किस तरह से जो एब्सोल्यूटिस्ट मोनार्की यानी कि निरंकुश राजा जो थे, उनके अवशेष यहाँ नीचे आप देख सकते हैं इस पिक्चर में, ये इस तरह से पड़े हुए हैं, और वो ये देख रहे हैं कि किस तरह से ये लोग मार्चिंग कर रहे हैं, और ऊपर से इन्हें आशीर्वाद भी मिल रहा है ना? ब्रह्मा विष्णु महेश का आशीर्वाद नहीं, यहाँ पे इन्हें आशीर्वाद मिल रहा है जीसस क्राइस्ट का, डिफरेंट सेंट्स का, जो ऊपर से अपनी क्या दे रहे हैं? ब्लेसिंग्स दे रहे हैं। और यहाँ पे ये लोग क्या कर रहे हैं? यहाँ पे ये लोग एक और बढ़ रहे हैं। तो ये था फ्रेडरिक सरयू का विजन, जिसमें उसने शो किया, और ये जो था उसने एक सपना देखा, और इस सपने को साकार किया गया। उसके बाद तब जर्मनी, इटली, ब्रिटेन, ये सब नेशन नहीं थे, मतलब ये सब देश नहीं बने थे, लेकिन फिर भी इन्होंने ये सपना देखा और इस सपने को उन्होंने आगे बढ़ाया। अब आपको जैसे पता है कि 9th क्लास में आपने एक चैप्टर पढ़ा था, द फ्रेंच रेवोल्यूशन। अरे मैम फिर से फ्रेंच रेवोल्यूशन पढ़ेंगे? नहीं, हम पूरा फ्रेंच रेवोल्यूशन नहीं पढ़ेंगे, लेकिन यूरोप में एक जो महत्वपूर्ण बदलाव आया वो किसकी वजह से आया? फ्रेंच रेवोल्यूशन की वजह से। तो यहाँ भी हम सबसे पहले कहानी देखते हैं फ्रांस की, क्योंकि फ्रांस में, जैसा कि आपने क्लास 9th में भी देखा कि किस तरह से जो वहां का राजा था किंग लुई 16, उसको हटाकर वहां पर कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की आया, फिर रिपब्लिक फॉर्म हुआ, फिर से नेपोलियन आया, और यहाँ आपका 9th का चैप्टर खत्म हो जाता है। तो हम यहाँ उसके आगे की बात करेंगे, उसके बाद क्या हुआ। तो आइए देखते हैं कि जो फर्स्ट क्लियर एक्सप्रेशन है किसका? नेशनलिज्म का, वो किससे आता है? वो आता है फ्रेंच रेवोल्यूशन से। आपको पता है 1789 में एब्सोल्यूट मोनार्की जो थी वो पूरी तरह से खत्म हो गई, और उसके बाद लोगों ने क्या किया? लोगों ने नेशन, अपना एक राज्य बनाया, और उसका भाग्य विधाता कौन बने? लोग बने। याद है ना आपको मीराबेयू एंड एबेसेइज, किस तरह से उन्होंने पूरा कॉन्स्टिट्यूशन लिखा था। तो यहाँ पर
फ्रेंच रेवोल्यूशन में फर्स्ट क्लियर एक्सप्रेशन आता है। उसके बाद जो आइडिया ऑफ नेशन है, यानी कि आपको पता है कि फ्रांस ने हमें क्या दिया, फ्रांस ने हमें दिया आइडिया ऑफ लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी, समानता, भाईचारा, स्वतंत्रता, तीन बड़े आइडियल जिनसे पूरा विश्व प्रेरित हुआ। तो यहां पर आइडिया ऑफ अ नेशन, तो आइडिया ऑफ नेशन क्या था? आइडिया ऑफ नेशन ये था कि जहां पर फ्रेंच रेवोल्यूशनरीज ने बहुत सारी प्रैक्टिस, सेंस ऑफ कलेक्टिव आइडेंटिटी, यानी कि सब लोग एक है बिना किसी भेदभाव के, और यहां पर न्यू फ्लैग ट्राई कलर को चूज किया उन्होंने, जो पुराना फ्लैग था वो हट गया, नेशनल असेंबली फॉर्म किया, कस्टम ड्यूटीज और ड्यूज जितने भी पहले किसके ऊपर लगते थे, कुछ याद है आपको? ये लगते थे किसके ऊपर? ये लगते थे सिर्फ कॉमन पीपल के ऊपर, ठीक है। तो इन सबको हटा दिया गया, और जितनी भी अलग अलग भाषाएं बोली जाती थी, रीजनल डायलेक्ट्स, उनको डिस्करेज किया गया, और एक लैंग्वेज कॉमन थी। वो कौन सी लैंग्वेज थी? फ्रेंच। तो बच्चों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो 10th बोर्ड क्लास में आता है कि व्हाट वर द चेंजेस, कौन से ऐसे बदलाव थे जो फ्रांसिस क्रांति से आए। तो आप इसको इस तरह से आसानी से लिख सकते हैं कि आइडिया ऑफ द फादरलैंड, आइडिया ऑफ द सिटीजन, न्यू फ्लैग ट्राई कलर, जितनी भी कस्टम ड्यूटीज थी उनको हटा दिया गया, रीजनल डायलेक्ट्स को क्या कर दिया गया, बिल्कुल डिस्करेज किया, और फ्रेंच लैंग्वेज जो थी वो एक कॉमन लैंग्वेज बन गई। अब जैसा कि मैंने आपको बताया कि क्लास 9th में आपने सिर्फ यहां तक पढ़ा कि नेपोलियन आया और उसने वहां पर डेमोक्रेसी को क्या कर दिया, डिस्ट्रॉय कर दिया। तो हम देखते हैं कि नेपोलियन ने डेमोक्रेसी को डिस्ट्रॉय तो किया, बट नेपोलियन ने बहुत सारे चेंजेस भी किए, और वो चेंजेस क्या थे, जिन्हें बोला जाता था नेपोलियनिक कोड और सिविल कोड, द सिविल कोड ऑफ 1804 और नेपोलियनिक कोड। ये जो कोड है, यानी नेपोलियन ने जो न्यू चेंजेस इंट्रोड्यूस किए, ये सिर्फ उसने फ्रांस में ही नहीं, क्योंकि नेपोलियन जो था वो बहुत महत्वाकांक्षी था। उसको सिर्फ ये मतलब नहीं था कि हाँ भाई फ्रांस मेरे पास आ गया, मैं आराम से सो जाता हूँ, नहीं, वो पूरे यूरोप को जीतना चाहता था। तो उसने ये जितने भी बदलाव किए वो ना सिर्फ फ्रांस में, उसके बाद धीरे धीरे यूरोप के विभिन्न राज्यों में भी किए। तो ये बदलाव क्या थे, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बोर्ड एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, कि व्हाट नोन एज द नेपोलियनिक कोड या सिविल कोड ऑफ 1804। तो बच्चों दोनों का ही मतलब एक होता है, ठीक है। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। तो उसने क्या क्या चेंजेस किए? नंबर 1, जितने भी बर्थ के बेसिस पर प्रिविलेज मिलते थे, किसको मिलते थे? क्लर्जीज और नोबल्स को, वो सब हटा दिए। दूसरा उसने क्या कहा? इक्वालिटी बिफोर द लॉ, यानी कि सब लोग एक समान हैं, किसकी नजर में? कैमरे की नजर में नहीं, कानून की नजर में। और सिक्योर द राइट टू प्रॉपर्टी। इसके अलावा फ्यूडल सिस्टम, जमींदारी सिस्टम जो था उसको उसने पूरी तरह से हटा दिया, पीजेंट्स को फ्री किया। तो शहरों में उसने क्या किया? शहरों में उसने जितने भी गिल्ड रिस्ट्रिक्शन थे, यानी कि व्यापार के ऊपर जो बैरियर्स थे, जिन्हें हम आज ट्रेड बैरियर्स बोलते हैं, उन सबको उसने हटा दिया। और इसकी वजह से जो बिजनेसमैन थे उन्हें लगा कि हाँ भाई ये तो हमारे लिए बहुत आसान हो गया है। क्यों आसान हो गया है? कि हम एक जगह से दूसरी जगह जो वो इंपोर्ट और एक्सपोर्ट करते थे वो अब आसानी से कर सकते हैं, और जैसे कि उनके लिए सेम लॉस थे, एक जैसे स्टैंडर्डाइज वेट हो गया। अब आप बोलेंगे अरे स्टैंडर्डाइज वेट तो स्टैंडर्डाइज ही होता है। नहीं नहीं, अभी होता है, तब नहीं होता था। तब जैसा कि मैंने आपको बताया कि यूरोप जो था वो छोटे छोटे राज्यों में बटा हुआ था, तो हर राज्य की अपनी करेंसी होती थी, अपना वेट एंड मेजर सिस्टम होता था, जिसकी वजह से उनको क्या होता था, बहुत परेशानियां होती थी। और यहाँ पर अब एक करेंसी हुई, क्या हुई? नेशनल करेंसी, यानी कि सेम जैसे हमारे भारत में क्या है, हमारे भारत में हम यूज करते हैं रुपया, तो अब वहां भी फ्रांस में भी सिर्फ एक ही करेंसी यूज होगी, उसके अलावा कोई और नहीं होगी। तो ये सब जो बदलाव थे वो नेपोलियन लेकर आया, ताकि मूवमेंट, किसका मूवमेंट हो सके? गुड्स एंड कैपिटल, ताकि फ्लो हो सके गुड्स और कैपिटल का एक रीजन से दूसरे रीजन में। तो इस तरह से नेपोलियन बहुत सारे चेंजेस लेकर आया, और जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये जो चेंजेस थे वो सिर्फ नेपोलियन फ्रांस में ही नहीं, बल्कि वो पूरी तरह से अलग अलग दूसरे देशों में भी ले गया। और यहां पर जो सिविल कोड था, यहां पर उसने क्या किया? इसको इंट्रोड्यूस किया, और इस तरह से वहां पर उसने एक सेम टाइप का एडमिनिस्ट्रेशन चलाया। बट नेपोलियन जो था, पहले तो उसे माना गया, ओ हो ये तो बहुत बड़े देवता आ गए हैं, सबने ऐसे हाथ जोड़े, पांव जोड़े कि आइए आइए आइए। लेकिन बाद में सबको लगने लगा कि अरे ये तो क्या कर रहा है, ये तो सिर्फ अपने फ्रांस का जो रूल है वो हम पे क्या कर रहा है, थोप रहा है। पहले उसे स्वाधीनता का देवता माना गया, लेकिन बाद में सबको रियलाइज होने लगा, तो फाइनली फिर सबने मिलकर क्या कर दिया, नेपोलियन को हरा दिया। वो हम आगे पढ़ेंगे। उससे पहले हम बात करते हैं कि अब यूरोप में जो नेशनलिज्म आया, जैसा कि मैंने आपको शुरुआत में भी बताया था कि किस तरह से आया, तो यहाँ पे हम देखेंगे कि जो नेशनलिज्म की फीलिंग है, उससे पहले जो यूरोप था वो किसमें डिवाइडेड था? वो डिवाइडेड था किंगडम्स में, रियासतें छोटी छोटी, जिन्हें डचीज बोला जाता था, कैंटोन्स बोला जाता था, और जिनके अलग अलग राजा होते थे। और जैसे कि यूरोप का जो ईस्टर्न, पूर्वी और मध्य जो यूरोप था, वहां पर ऑटोक्रेटिक मोनार्की रूल था, निरंकुश राजा थे, जो लोग भी कैसे थे, अलग अलग,
वहां पर कुछ भी समान नहीं था, कॉमन नहीं था। जैसे आज हमारी आइडेंटिटी क्या है, हमारी पहचान क्या है कि हम इंडियन हैं, लेकिन उस टाइम लोगों की कोई पहचान नहीं थी। वो अलग अलग भाषाएं बोलते थे, डिफरेंट लैंग्वेजेस, डिफरेंट ग्रुप्स, उनमें से उनको कुछ भी एक सेम नहीं था जो उनको क्या करता हो, जो उनको एक साथ जोड़ता हो। तो ये था यूरोप में। और इस तरह से उसके बाद जो ये फीलिंग आई नेशनलिज्म की, वो कैसे आई? वो ऐसे आई कि धीरे धीरे कर कर लोगों को एहसास होने लगा। जैसे कि एग्जाम्पल है कि एक एम्पायर था जिसका नाम था हैब्सबर्ग एम्पायर। अब हैब्सबर्ग एम्पायर में अलग अलग लोग रहते थे। जैसे कि कुछ लोग जो थे, एल्पाइन रीजन का एक एग्जाम्पल है यूरोप का, जिसमें टायरॉल भी रहते थे, ऑस्ट्रियन पीपल भी रहते थे, स्टूडेंटलैंड भी थे, बोहेमियन थे, और यहाँ पर जर्मन लैंग्वेज ज़्यादा मेजोरिटी में थी, कुछ में इटालियन थी, हंगरी में हाफ ऑफ द पीपल मैग्यार थे जो अलग अलग भाषाएं बोलते थे। तो इस तरह से सब जगह अलग अलग बटा हुआ था यूरोप, और वहां पर कोई भी कॉमन आइडेंटिटी नहीं थी। ये देखिए आप, ये है उस टाइम का यूरोप, हैब्सबर्ग एम्पायर, है ना। यहाँ देखिए बोहेमिया, स्लोवेकिया, हंगरी, ओके, ऑस्ट्रिया, ये सब जो थे, गैलिशिया। तो यहाँ पर इस तरह से यूरोप बटा हुआ था और इसे बोला जाता था हैब्सबर्ग एम्पायर या ऑस्ट्रियन एम्पायर। और ये जो एम्पायर था, इसमें लोग अलग अलग बटे हुए थे और ये लोग अलग अलग भाषाएं बोलते थे। इनमें कोई भी कॉमन आइडेंटिटी नहीं थी। यहाँ पे सिर्फ 3 ग्रुप्स रहे थे, जिसमें जो ग्रुप था, एक जो सबसे बड़ा ग्रुप था, वो कौन थे? वो थे एरिस्टोक्रेट पीपल, जिन्हें आप कैसे जानते हैं? याद आया, क्लास 9th में आप जानते हैं नोबल्स। हाँ, तो ये वही नोबल्स हैं। तो ये जो नोबल्स थे, यहाँ पर इनका एक कॉमन वे ऑफ लाइफ था। कहने का मतलब, ये लोग फेविकॉल की तरह जुड़े हुए थे जो कभी नहीं टूटते थे। क्यों नहीं टूटते थे? क्योंकि इनकी जो फैमिलीज होती थी उनमें टाइज ऑफ मैरिज, ओके, और इनका जो डाइनिंग होता था, इनका खान पान, इनकी लैंग्वेज, इनका सोशल इकोनॉमिक पूरा सिस्टम एक तरह से जुड़ा हुआ था। तो यहाँ पर ये लोग रिच भी थे। रिच कैसे थे? कंट्री साइड यानी रूरल एरिया में इनके पास बहुत सारी लैंड होती थी, ये एक ही लैंग्वेज बोलते थे तो कनेक्टिविटी ज्यादा थी, ये बहुत पावरफुल थे। जबकि ये स्मॉल ग्रुप यानी ओनली 10%, ये सिर्फ 10% लोग थे, लेकिन फिर भी ये आपस में जुड़े हुए थे। और मेजोरिटी ऑफ द पॉपुलेशन यानी कि यूरोप में 10% ये थे, और जो मेजोरिटी ऑफ द पॉपुलेशन पीजेंट्री थी जो थी 90%। तो इस तरह से ये एक ग्रुप हुआ। और जो दूसरा ग्रुप था, अब जो धीरे धीरे बन रहा था, एक तो मैंने आपको बता दिया रिच पावरफुल पीपल थे, दूसरा था पुअर, और तीसरा कौन सा आया? न्यू मिडिल क्लास, मध्य वर्गीय लोग। और ये लोग जो थे, इनका जो राइज है, इनका जो उदय है, वो किस वजह से हुआ? इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुआ था जो इंग्लैंड में। तो यहां पर वेस्टर्न और सेंट्रल यूरोप में जब इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन यानी कि इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ, उद्योगिकरण हुआ, तो वहां पर एक न्यू क्लास आई, कमर्शियल क्लास। अब ये जो कमर्शियल क्लास थी, ये क्लास जो थी एक नया सोशल ग्रुप फॉर्म करती है, जिसमें वर्किंग क्लास पॉपुलेशन आती है, मिडिल क्लास आती है, इंडस्ट्रियलिस्ट और बिजनेसमैन आते हैं। तो द राइज ऑफ द न्यू मिडिल क्लास इन द यूरोप। और इस तरह से यहां पे ये बनते हैं और एक ये नया आइडिया लेकर आते हैं। कौन सा आइडिया लेकर आते हैं? देखिए, इस पूरे चैप्टर में जैसा कि मैंने आपको बताया स्टोरी है इसमें जर्मनी की कहानी है, जर्मनी की, फ्रांस की, इटली की और ब्रिटेन की। और इसके अलावा इसमें सिर्फ 3 कॉन्सेप्ट बताए गए हैं। लिबरलिज्म, लिबरल आइडियाज जो थे वो कैसे आए, कॉन्जर्वेटिज्म और रेवोल्यूशनरी। बस इतना सा ही है ये पूरा चैप्टर। तो बच्चों, अगर आप ये तीनों कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं, और जो बहुत आसानी से मैं आपको समझा पा रही हूं, किसके माध्यम से? हाई प्रोफाइल के माध्यम से। तो हाई प्रोफाइल के माध्यम से मैं आपको बता रही हूं कि यहां पर जो अब ये 3 आइडियोलॉजी है, फ्रांस की कहानी हम देख चुके हैं, अभी फ्रांस की कहानी खत्म नहीं हुई है, फ्रांस की कहानी आगे भी आएगी, क्योंकि फ्रांस ही तो था जहां से सब कुछ शुरू होता था और फिर बाकी यूरोप में फैल जाता था। तो यहां हम देख सकते हैं लिबरल नेशनलिज्म। लिबरलिज्म क्या है? ये एक आइडियोलॉजी है। आइडियोलॉजी है क्योंकि लिबर का मतलब होता है फ्रीडम। तो न्यू मिडिल क्लास जो थी वो एक नया कॉन्सेप्ट लेकर आती है। कौन सा कॉन्सेप्ट लेकर आती है? कि इक्वालिटी ऑफ ऑल बिफोर द लॉ। ये चाहते थे कि जो गवर्नमेंट बने वो कंसेंट, सहमति से बने। किसकी सहमति से? लोगों की सहमति से, है ना। तो ये चीज आप बोलेंगे कि मैम ये तो फ्रेंच रेवोल्यूशन के टाइम पे भी आया था। हाँ, ये आइडिया आया था फ्रेंच रेवोल्यूशन से ही, क्योंकि फ्रेंच रेवोल्यूशन से ही तो स्टार्ट हुआ लिबर्टी, इक्वालिटी और फ्रेटर्निटी। बट यहां पर जो लिबरलिज्म था, इसमें इक्वालिटी ऑफ ऑल। अब ऑल में आप थोड़ा सा कंफ्यूज मत होइएगा। यहां पर भी तब तक आपको याद है कि फ्रांस में भी जो प्रॉपर्टीड यानी संपत्तिवान लोग होते थे उन्हें ही वोट का अधिकार मिलता था, नॉन प्रॉपर्टीड फीमेल्स इनको नहीं मिलता था। तो यहाँ पे भी इक्वालिटी ऑफ ऑल बिफोर द लॉ में उन्हीं लोगों की थी जो कि टैक्स पे ही थे, एक्टिव सिटीजन। याद आया टर्म, एक्टिव एंड पैसिव सिटीजन। तो यहाँ पर फ्रेंच रेवोल्यूशन से ये सब लोग
ऑटोक्रेसी, निरंकुश राज्य को खत्म करना चाहते थे। जितने भी प्रिविलेजेस मिलते थे बेसिस ऑफ बर्थ उसको हटाना चाहते थे। ये चाहते थे पार्लियामेंट हो, जनता के द्वारा चुने हुए लोग जो किसको कंट्रोल करे, मोनार्क्स को, किंग को कंट्रोल करे। तो ये जो आइडिया था इसे क्या बोला गया, लिबरल नेशनलिज्म, या हम कह सकते हैं पॉलिटिकल नेशनलिज्म। अब ये जो पॉलिटिकल नेशनलिज्म था ये सिर्फ पॉलिटिक्स में ही नहीं रहा, ये किस में आया, ये इकोनॉमिक स्फीयर में भी आया। तो इकोनॉमिक लिबरलिज्म, इकोनॉमिक स्फीयर में लिबरलिज्म का मतलब क्या था, लिबरलिज्म का मतलब था, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, फ्रीडम ऑफ मार्केट्स एंड द एबोलिशन ऑफ स्टेट इंपोज रिस्ट्रिक्शंस ऑन द मूवमेंट ऑफ गुड्स एंड कैपिटल। इसका मतलब कि व्यापारियों को, बिजनेसमैन को फ्रीडम मिले, स्वतंत्रता मिले। क्या स्वतंत्रता मिले, कि वो लोग जितने भी राज्य के द्वारा उनके ऊपर रिस्ट्रिक्शंस लगाए जाते हैं, पाबंदियां लगाई जाती हैं, उनको हटाया जाए ताकि वो आसानी से फ्लो कर सके। मैंने आपको बताया था ना, नेपोलियन ने भी यही किया था, इसलिए वो पहले बहुत फेमस हुआ है ना, और उसे एक देवदूत माना गया स्वाधीनता का। तो ये सब चीजें हो, नेपोलियन एडमिनिस्ट्रेटिव, यानी नेपोलियन ने जो चेंजेस किए थे, उसने जर्मनी जो अलग अलग छोटे छोटे राज्यों, 200 करीब छोटे छोटे राज्य थे, जिसको मिलाकर उसने 39 स्टेट्स का एक कॉन्फेडरेशन बनाया था, राज्य बनाया था। वहां पर क्या होता था कि वहां पर एक मर्चेंट, ये एग्जाम्पल है, ये उदाहरण है जर्मनी का, जैसे हम आज जर्मनी बोलते हैं, उस टाइम ये कॉन्फेडरेशन था 39 स्टेट का। तो यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया गया है, मानिए कोई व्यापारी है 1833 ईयर में, यदि वो हैम्बर्ग, एक छोटा सा राज्य था, हैम्बर्ग से न्यूमबर्ग जा रहा है, तो उसे 11 कस्टम बैरियर्स को पार करना पड़ेगा और 5% ड्यूटीज देनी पड़ेगी। यानी कि हर जगह पर जाकर उसका जो टोटल जितना सामान वो लेकर जा रहा है उसको बार बार कैलकुलेट करना पड़ेगा और उसके ऊपर कितने % टैक्स लगेगा उस राज्य के अकॉर्डिंग वो उसको करना पड़ेगा। तो सोचिए कितना परेशान, चक्कर आ गए ना। हाँ, तो वहां सोचिए उन लोगों को कितनी परेशानी होती होगी। इसीलिए व्यापारियों ने क्या मांगा, भाई हम तो थक गए, अब हमसे और नहीं होता। क्या नहीं होता, कि ये सब कौन करेगा काउंट बार बार। तो क्या होना चाहिए, सेम वेट और मेजर सिस्टम होना चाहिए। आप इमेजिन करो कि आप इंडिया में, हमारे देश में, दिल्ली से कोलकाता जा रहे हैं और बीच में आपके यूपी बिहार आता है, यहाँ हर जगह आपको अलग अलग टैक्सेस देने पड़े, अलग अलग करेंसी यूज करनी पड़े, उसको कन्वर्ट कराना पड़े, तो चक्कर आएंगे ना। या तो यहाँ पर ये सब डिमांड कर रहे थे कि नहीं भाई, हमें ये सब नहीं चाहिए। तो इसीलिए 1834 में, ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, 1 मार्क क्वेश्चन आता है बोर्ड एग्जाम में, इसे बोला जाता है जॉलेविरिन, एक कस्टम यूनियन बनाया गया है ना। और ये कस्टम यूनियन किसने बनाया, इन 39 स्टेट्स में से ही एक स्टेट था पर्शिया, उसने क्या किया, सबके लिए एक, यानी कि जो वेट सिस्टम होगा और जो वहां पर मेजर सिस्टम करेंसी होगी वो सेम होगी, वो अलग अलग नहीं होगी। और उसने कहा जितने भी जर्मन स्टेट्स हैं, 39 स्टेट्स हैं, उन सब ने किसको ज्वाइन किया, उन्होंने जॉलेविरिन को ज्वाइन किया, जो किसने बनाया, जो बनाया पर्शिया ने। तो इस तरह से ये था इकोनॉमिक लिबरलिज्म। अब जब ये सब चेंजेस आ रहे थे, लिबरलिज्म, बात हो रही है पॉलिटिकल इक्वालिटी की, बात हो रही है कॉन्स्टिट्यूशन की, बात हो रही है इकोनॉमिक फ्रीडम की। अब जो राजा थे वो सिर्फ सोए तो नहीं रह सकते थे ना, उन्होंने भी कुछ किया। उन्होंने कहा भाई अब टाइम है जगने का। और उन्होंने क्या किया कि अरे ये नेपोलियन तो जो जो चेंजेस लेकर आया, इसकी वजह से हमारा पूरा जो पुराना प्राचीन कितने ही सालों से चला आ रहा था ये तो हिलने लगा। तो वो एक न्यू आइडियोलॉजी लेकर आए और इस आइडियोलॉजी को क्या बोला गया, इस आइडियोलॉजी को बोला गया कॉन्जर्वेटिज्म। इट इज नोन एज द कॉन्जर्वेटिज्म आफ्टर 1815। क्योंकि आफ्टर 1815 क्यों, नेपोलियन को हराया था बैटल ऑफ वाटरलू में। तो आफ्टर द डिफीट ऑफ नेपोलियन 1815 में यूरोपियन गवर्नमेंट जो जितनी भी थी वहां पर एक न्यू आइडियोलॉजी आई, लिबरलिज्म को उन्होंने खत्म किया। बहुत हो गई आजादी वजादी, फिर से आप एज ए हमारी प्रजा बन जाओ, ठीक है। तो ये कॉन्जर्वेटिज्म था क्या, कॉन्जर्वेटिज्म का मतलब था कि जितने भी पहले ट्रेडिशनल इंस्टीट्यूशंस थे, जैसे कि मोनार्की, चर्च, सोशल हायरार्की, यानी कि वो जो डिवाइड नहीं करते थे किसमें, नोबल्स, क्लर्जी एंड कॉमन, प्रॉपर्टी, फैमिली, इन सबको वैसे ही प्रिजर्व किया जाए जैसे कि ये इतने सालों से चल रही थी। तो ये था कॉन्जर्वेटिज्म। और कॉन्जर्वेटिज्म जो थे वो चाहते थे, अब ऑब्वियस है कि जो चेंजेस हो चुके थे, जो बदलाव हो चुके थे, है ना, तो उससे वो कोई, उनके पास टाइम मशीन तो थी नहीं कि कूदे और वापस वहां चले गए, उसको वैसा बना दिया। और उनको ये समझ भी आ चुका था कि भाई जो चेंजेस हुए हैं इनसे लोग खुश होते हैं, तो हमें क्या करना है, मॉडर्नाइजेशन करना है, लेकिन मोनार्की के अंदर, जैसा हमारा रूल था हमारे ही अंदर करें। तो यहां पर उनको रियलाइज हो चुका था, वो ये समझ चुके थे, उनके दिमाग में ये आ चुका था, क्या आ चुका था, कि नेपोलियन ने जो भी मॉडर्नाइजेशन किया था उससे स्ट्रेंथ ही मिली है किसको, हमारे इंस्टीट्यूशन को, मोनार्की को। तो उन्होंने कहा कि अगर हमें अपने ही राज्य को बहुत स्ट्रांग बनाना है तो मॉडर्नाइजेशन तो करना पड़ेगा, लेकिन लगाम भी कसनी पड़ेगी। तो ये था कॉन्जर्वेटिज्म, जहां पर नेपोलियन को, अच्छा एक बात और, नेपोलियन को हराया किसने था, नेपोलियन को हराया था प्रैप कंट्रीज में। क्या थी प्रैप कंट्री, क्या आप जानते हैं? चलिए अभी मैं आगे बताती हूं आपको। तो जैसे कि मैंने आपको बताया प्रैप कंट्रीज, तो प्रैप कंट्रीज क्या थी, ये प्रैप कंट्रीज ये थी, ब्रिटेन,
रशिया, पर्शिया एंड ऑस्ट्रिया। अगर हम इनिशिएटिव लेते हैं, पर्शिया P, रशिया R, ऑस्ट्रिया A एंड B ब्रिटेन। इन्होंने किसको हरा दिया था? नेपोलियन को हराया था इन्होंने, सबने आपस में मिलकर। ठीक है, जैसे मोदी जी को हराने के लिए क्या बनाया? नेशनल अलायंस। तो इन्होंने क्या बनाया था? एक नेशनल अलायंस बनाया। अब उसको हराने के बाद ये कहां मिले? वियना, ऑस्ट्रिया में। वियना जो प्लेस है वो ऑस्ट्रिया में है। यहां पे इन्होंने एक सेटलमेंट किया, चलो भाई जीत गए, अब बांटे तो सही। ठीक है, पिज्जा जो हमें मिला है ना, पिज्जा सुनकर मुंह में पानी आया, तो पिज्जा जो हमें मिला है इसके शेयर तो करें हम। तो इसके लिए इन्होंने क्या किया? जितने भी नेपोलियन के द्वारा जीते गए क्षेत्र थे उन सबको आपस में बांटा। और ये सब जो बांटना था वो किसके अंडर में हुआ? ऑस्ट्रियन चांसलर ड्यूक मैटरनिक। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ऑस्ट्रिया का जो चांसलर था, वहां का जो प्राइम मिनिस्टर था ड्यूक मैटरनिक, इस कांग्रेस मतलब मीटिंग जो इनकी हुई चारों की, उसको होस्ट किया। और यहां पे इन्होंने एक ट्रीटी का मतलब संधि, ट्रीटी ऑफ वियना। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट 5 मार्क्स क्वेश्चन आस्क्ड इन द बोर्ड एग्जाम। क्या थी ट्रीटी ऑफ वियना? तो ट्रीटी ऑफ वियना जो थी, इनका जो मेन उद्देश्य था, पहला उद्देश्य क्या था कि अनडूइंग मोस्ट ऑफ द चेंजेस दैट हैड केम इन यूरोप। यानी यूरोप में जितने भी बदलाव कौन लेकर आया था? नेपोलियन लेकर आया था। तो उसको हमें हटाना है फिर से, क्योंकि मैंने आपको कॉन्जर्वेटिज्म चाह रहे थे ये। ठीक है, और इसके लिए सबसे पहले इन्होंने क्या कहा कि जो पुरानी मोनार्की थी, याद आया कुछ? बर्बन डायनेस्टी से किंग लुइस 16, उसकी जो किंग लुइस 16 तो मर गया था, है ना। उसके बाद जो उसके वंशज थे उनको वापस गद्दी पर बिठाया गया, रिस्टोर द पावर। फ्रांस ने जितनी भी टेरिटरीज जीती थी उन सबको वापस ले लिया गया। उसको देने थोड़ी वाले थे सारे, इन्होंने वापस ले लिया। और इन्होंने फ्रांस के आसपास बाउंड्री सेट कर दी कि हम फ्यूचर में, भविष्य में फ्रांस जो है वो क्या नहीं कर पाए? एक्सपेंशन नहीं कर पाए। और ब्रिटेन, रशिया, पर्शिया, ऑस्ट्रिया, इन सब ने मिलकर क्या किया? आपस में बांट लिया जितने भी राज्य थे जो नेपोलियन ने जीत लिए थे, और ताकि फ्यूचर में वो उसको नहीं कर पाए। ठीक, ये देखिए, दिख रहा है आपको यहां पर? तो ये है ट्रीटी ऑफ वियना। वियना में किस तरह से ट्रीटी साइन हो रही है। यहाँ बीच में देखिए आपको मैप दिख रहा है, ये रहा मैप। ओके, तो यहाँ फ्रांस के आसपास चारों और जो राज्य उसने जीते थे वो सब ब्रिटेन, पर्शिया, ऑस्ट्रिया, इन्होंने मिलकर बांट लिए। और इस तरह से ये जो था ट्रीटी ऑफ वियना, इस तरह से हुआ। अब इसके बाद इन्होंने क्या किया? तो ट्रीटी ऑफ वियना के बाद हम देख रहे हैं कि किस तरह से जो कॉन्जर्वेटिव्स थे उन्होंने अपना एक पूरा रूल एस्टैब्लिश किया। इसमें हम देख सकते हैं कि किस तरह से वो लोग जो थे उन्होंने कॉन्जर्वेटिव रूल को सेटअप किया, जो पूरी तरह से क्या था? पूरी तरह से निरंकुश था। और ये जो रूल था पूरी तरह से निरंकुश था, और उन्होंने किसी भी तरह का जो क्रिटिसिज्म था उसको बर्दाश्त नहीं किया। और यहाँ पर उन्होंने जो भी उनके खिलाफ आवाज उठाता था, जो भी उनके खिलाफ जाता था, आप देखिए इस पूरी पिक्चर में यहाँ पर आप देखेंगे ये सब एडुकेटेड पीपल हैं, जो एक थिंकर ऑफ क्लब, इसका टाइटल है थिंकर ऑफ क्लब, लेकिन इन्होंने अपने मुंह पर पट्टियां बांधी हुई है। मतलब कि वहां पर रिस्ट्रिक्शन था, जिसे बोला जाता है सेंसरशिप। उनको बोलने की आजादी नहीं थी, उनको अभिव्यक्ति की आजादी नहीं थी, वो कुछ भी अपने विचार व्यक्त नहीं कर सकते थे। तो कुल मिलाकर वो कुछ भी नहीं बोल सकते थे। और यहाँ पर देखिए कोई भी एक्टिविटीज जो होती थी उसे गवर्नमेंट पूरी तरह से, अगर उनके ऊपर कोई भी क्वेश्चन उठाया जाता था तो गवर्नमेंट उसे क्या करती थी? पूरी तरह से कर्ब कर देती थी। और यहाँ पर उन्होंने सेंसरशिप लॉज पर कि न्यूज़पेपर में क्या लिखा जाएगा, बुक्स में क्या लिखा जाएगा, प्लेज, सॉन्ग्स, सब। तो कोई भी आइडिया जो लिबर्टी का था या फ्रीडम का था, उन सब आइडिया के ऊपर उन्होंने क्या लगा दिया था? उन्होंने सेंसरशिप लगा दिया था, यानी कि ये सब वहां पर अलाउड नहीं थे। तो इस तरह से उन्होंने कॉन्जर्वेटिव राइम्स को क्या किया? सेटअप किया। अब इसके बाद कॉन्जर्वेटिव राइम जो थी वो किसी भी तरह का डिसेंट, किसी भी तरह की एक्टिविटीज को बर्दाश्त नहीं करती थी, और इन्होंने पूरी तरह से उसे खत्म कर दिया था। अब ठीक है, ये सब हो गया। तो मैंने आपको बताया था कि इस चैप्टर में हम कुछ कहानी और कुछ आइडियाज पढ़ने जा रहे हैं। उसमें से मैंने आपको लिबरलिज्म बताया और कंजर्वेटिव बताया। अब जो थर्ड टाइप की आइडियोलॉजी थी वो कौन लेकर आए? वो लेकर आए रेवोल्यूशनरीज, क्रांतिकारी। आपको याद ही होगा भारत के स्वतंत्रता संग्राम में भी भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, तो इसी तरह से यूरोप में भी बहुत सारे जो यंग पीपल थे उन्होंने सीक्रेट सोसाइटी बनाई, और जो कंजर्वेटिव्स थे यानी कि ऑटोक्रेटिक मोनार्क थे उनके अगेंस्ट उन्होंने अपना एक अभियान चलाया। तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो थे वो कौन थे? वो थे जुसेपी मजीनी। जुसेपी मजीनी जो थे वो जिनोवा, इटली का एक प्रांत है, वहां पर बॉर्न हुए थे, और उन्होंने सीक्रेट सोसाइटी बनाई थी। और उसके बाद उनका एक सपना था, उनका एक विजन था। उनका विजन क्या था? उनका विजन था कि जो इटली है उस टाइम वो इटली नहीं था, वो
7 पार्ट्स में डिवाइड था, अलग अलग राज्यों में विभक्त था। तो वो चाहते थे कि उसे क्या किया जाए, उसे एकीकृत किया जाए, उसको यूनिफाइड किया जाए, यूनिफिकेशन किया जाए। तो इसके लिए उन्होंने 2 अंडरग्राउंड सोसाइटीज बनाई, यंग इटली मर्सैलिस में, इंपॉर्टेंट है बोर्ड एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, 1 मार्क का क्वेश्चन आता है, एंड यंग यूरोप बर्न में। तो ये थे 2 सोसाइटीज के नेम, यंग इटली एंड यंग यूरोप, जिसमें सभी यंग माइंडेड पीपल थे जो अलग अलग क्षेत्रों से आते हैं, और वो चाहते थे कि इटली को सिंगल यूनिफाइड रिपब्लिक बनाया जाए, उसको एकीकृत किया जाए। और इसीलिए जो मैट्रिनिक है, बच्चों याद है ना आपको, मैट्रिनिक कौन था? मैट्रिनिक वो था जिसने ट्रीटी ऑफ वियना को होस्ट किया था। तो वो तो बहुत ही परेशान था, किससे बहुत दुखी था? दैट इज मजिनी से। तो उसने उसके लिए क्या कहा? द मोस्ट डेंजरस एनिमी ऑफ द सोशल ऑर्डर, यानी कि ये सबसे बड़े खतरा है हमारी सामाजिक व्यवस्था के लिए, जो हम प्राचीन व्यवस्था चाहते हैं। तो ये भी 1 मार्क का क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो आता है। तो मजिनी को किसने डिस्क्राइब किया? ड्यूक मैट्रिनिक ने, जो ऑस्ट्रिया का चांसलर था। तो इस तरह से रेवोल्यूशनरीज अलग अलग जगह पर सीक्रेट सोसाइटीज बनाने लगे, और उनका एक सपना था कि किस तरह से अपने रीजन को क्या किया जाए, यूनिफाइड किया जाए। और ये थे जिन्हें बोला जाता है सोल ऑफ इटालियन यूनिफिकेशन, यानी कि आत्मा, जिन्होंने सपना देखा था, जुसेप्पी मजिनी। अब इसके बाद क्या होता है? अब हम फिर से अपनी कहानी पर आते हैं। हमने फ्रांस की कहानी शुरू की थी कि नेपोलियन के आने के बाद क्या क्या चेंजेस हुए, और जब नेपोलियन हार गया और फिर उसकी मृत्यु भी हो गई 1815 में, तो उसके बाद किस तरह से 3 अलग अलग विचारधाराओं में यूरोप बटा हुआ था, लिबरल, कंजर्वेटिव्स और रेवोल्यूशनरीज। अब उसके बाद क्या? क्योंकि बच्चों जो हिस्ट्री है, मैंने आपको पहले ही कहा, सबसे सही तरीका ये होता है कि हम हिस्ट्री को उसके इवेंट्स के थ्रू, स्टोरीज के थ्रू याद कर सकते हैं। तो अब हम फिर से फ्रांस में आते हैं। फ्रांस में क्या हुआ कि ये जो जुलाई रेवोल्यूशन है, यहाँ पे मींस जो एज है 1830 से लेकर 1848 के बीच में, ये जो टाइमलाइन है, इसके बीच में यूरोप में क्या क्या हुआ, तो इसे क्या बोला जाता है? द एज ऑफ रिवोल्यूशन, क्रांतियों का युग। बहुत सारी क्रांतियां हुई। अब ये जो प्रोसेस है, क्योंकि हमने फ्लैशबैक में स्टार्ट किया था 1848 का सपना, किसका? फ्रेडरिक सैरियो का। तो यहां हम देखते हैं कि किस तरह से जो पहला रिवोल्ट हुआ वो कहां हुआ? फ्रांस में, फिर से 1830 में, है ना? आपको याद है मैंने बताया था कि ट्रीटी ऑफ वियना में किसे? बर्बन डायनेस्टी को फिर से रिस्टोर कर दिया था, उनको फिर से अपना सिंहासन मिल गया था। तो यहाँ पे जो बर्बन किंग थे, जिनको वापस 1815 के बाद में अपना शासन मिल गया था, उनको वापस से उखाड़ फेंका। आप कहेंगे क्या कंफ्यूजन है मैम, बर्बन किंग तो 1789 में ही उखाड़ फेंका था फिर से। तो बच्चों ये बार बार हुआ, वहां फ्रांस में बहुत सारे चेंजेस आए, क्योंकि बदलाव जब आता है ना तो वो एकदम से नहीं। उसके बाद आपने देखा था कि फ्रांस में बर्बन किंग राजतंत्र खत्म हुआ, कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की आया, फिर रिपब्लिक आया, फिर नेपोलियन आया, फिर नेपोलियन के बाद फिर से मोनार्की आया। तो ये सब टाइमलाइन के अकॉर्डिंग है। तो यहां पर 1815 में जब रेवोल्यूशनरीज जो थे, उन्होंने देखा कि ये तो फिर से वही हो गया जो फ्रेंच रेवोल्यूशन के टाइम से पहले था। तो उन्होंने क्या किया, जो लिबरल्स और रेवोल्यूशनरीज थे, ये 2 जो आइडियोलॉजीज थे, इन्होंने फिर से कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की, यानी वही सब जो 1789, 1791, 1793 में हो रहा था, वो फिर से हुआ। कब हुआ? जुलाई डेट याद है ना आपको? जुलाई में ही हुआ था फ्रेंच रेवोल्यूशन। फिर से यहाँ जुलाई 1830 में फिर से होता है। और यहाँ पर ये देखिए लुइस फिलिपी, इनको क्या बना दिया जाता है? हेड बना दिया जाता है। तो ये मैट्रिनिक साहब, वही साहब जो ऑस्ट्रियन चांसलर थे, इन्होंने कहा अरे व्हेन फ्रांस स्नीजेस द रेस्ट ऑफ द यूरोप कैचेस कोल्ड। तो ये जो स्टेटमेंट है, ये ड्यूक मैट्रिनिक ने दिया कि फ्रांस जब छींकता है तो पूरे यूरोप को कोल्ड हो जाता। अरे भाई कैसे? एक फ्रांस के छींकने से पूरे यूरोप में ठंड लग गई। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ जब कोई भी चेंज, बदलाव फ्रांस में आता है तो उसका प्रभाव पूरे यूरोप में देखने को मिलता है। तो ये क्या थी? स्टार्टिंग थी, शुरुआत थी। फिर से जैसा मैंने आपको बताया 1830 से 1848 तक ऐसी ही क्रांतियां होती रही। ठीक, तो यहाँ पे ये स्टेटमेंट भी 1 मार्क, एज ए 1 मार्क बहुत इंपॉर्टेंट है, आता है। फिर जुलाई रेवोल्यूशन हुआ, इसके बाद ब्रुसेल्स जो अभी बेल्जियम की कैपिटल है, जो हम पॉलिटिकल साइंस पावर शेयरिंग में भी देखेंगे। तो यहां पर भी रेवोल्यूशन हुआ और वो भी यूनाइटेड किंगडम से अलग हो गया। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि किस तरह से चेंजेस आए, और ये जो चेंजेस थे वो हमें देखने को मिले। तो ये जब सब हो रहा था, उसी बीच में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रीजन है यूरोप का, जिसे हम ग्रीस बोलते हैं, यूनान। तो यहां पर भी ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। तो जो ग्रीक था उसकी कहानी, अब उसकी कहानी क्या थी? उसकी कहानी अलग थी। 15वीं शताब्दी से, यानी 15th सेंचुरी से वो ऑटोमन एम्पायर का पार्ट था। ठीक, और यहां पर जो रेवोल्यूशनरीज नेशनलिस्ट थे, यानी कि जो रेवोल्यूशनरीज नेशनलिस्ट थे, उन्होंने क्या किया? उन्होंने यहां पर भी रेवोल्यूशन किया, और यहां पर उन्होंने ये चाहा
किस तरह से हम चेंजेस लेकर आए। तो यहाँ पे जो रेवोल्यूशनरी नेशनलिज्म था, इसमें क्या होता है कि ग्रीक्स जो थे उन्होंने क्या किया, अपनी स्वतंत्रता के लिए संग्राम शुरू किया। और ये जो उनका संग्राम था वो किसके लिए था, फॉर इंडिपेंडेंस, वो भी स्वतंत्रता चाहते थे। और यहाँ पर ग्रीस के लिए एक अलग ही था, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया एक बहुत ही महत्वपूर्ण भाग था ग्रीस, इसे पूरे यूरोप का एक हार्ट माना जाता है। ऐसा माना जाता है यूरोपियन संस्कृति जो है उसका पालना, यानी उसकी बिगनिंग, उसकी शुरुआत कहां से हुई थी, ग्रीस से हुई थी। तो इसे क्या बोला जाता है, ग्रीस को एज अ द क्रेडल ऑफ यूरोपियन सिविलाइजेशन, यूरोपियन सिविलाइजेशन का एक पालना था जहां से स्टार्ट हुआ। तो जितने भी कवि थे, लेखक थे, चित्रकार थे, उन्होंने ग्रीस को एज ए क्रेडल यूरोपियन सिविलाइजेशन का किया। और अगेंस्ट, बिकॉज ऑटोमन एम्पायर एक मुस्लिम एम्पायर था, और ये यहाँ पर इसको बोला क्रूसेड भी बोला जाता है, धार्मिक युद्ध था, इसे धार्मिक नाम दे दिया गया। तो ये जो क्रिश्चियंस और मुस्लिम्स थे उनके बीच में लड़ाई थी, और इसी में इंग्लिश पॉइंट जो थे जिनका नेम लॉर्ड बायरन था, उन्होंने भी इसके लिए, अब आप सोचिए कवि होकर वो क्या कर रहे हैं, वो युद्ध लड़ रहे हैं, वो खुद वहां गए, उन्होंने युद्ध लड़ा और उसी में उनकी डेथ हो गई। और फाइनली फिर जो ग्रीस था, ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एज अ 1 मार्क क्वेश्चन ये भी आता है कि ग्रीस एक स्वतंत्र राष्ट्र कैसे बना। तो ग्रीस एक स्वतंत्र राष्ट्र बना ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल से, जो 1832 में साइन हुई। और ग्रीस भी जो 15वीं शताब्दी से ऑटोमन एम्पायर के में था, और वो स्वतंत्र हो गया, वो इंडिपेंडेंट हो गया, और यहां पर ये ग्रीस जो है एक स्वतंत्र राष्ट्र बन जाता है। अब ये जो टॉपिक है इसका नेम है, इसके आगे क्या, इसके आगे हम देख रहे हैं, मैंने आपको बताया कि 1830 से 48 के बीच में बहुत सारे रेवोल्यूशन हुए। और अभी अभी मैंने आपको बताया कि ग्रीस में किस तरह से पॉइट्स, आर्टिस्ट, उन्होंने एक पूरी तरह से एक इमेजिनेशन किया। उस इमेजिनेशन को क्या बोलते हैं, रोमांटिक इमेजिनेशन। और इसे आप इजी, अरे मैम ये रोमांटिक इमेजिनेशन क्या होता है, तो ये होता है कल्चरल नेशनलिज्म, कि किस तरह से द फीलिंग, भावना देशभक्ति की कैसे जागृत की गई। सो द रोमांटिक इमेजिनेशन एंड द नेशनल फीलिंग। अब ये कैसे की गई, देखिए अपनी जगह युद्ध हो रहे थे, टेरिटरी एक्सपेंड हो रही थी, लेकिन सिर्फ इन्हीं का रोल नहीं था। आपको मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि हम लोग आपस में कनेक्ट कैसे करते हैं, जब हमारी भाषा सेम हो, जैसे अभी मैं कैसे कर रही हूं, लैंग्वेज के थ्रू, ठीक है। तो जो हमारी लैंग्वेज होती है, जो पोइट्री होती है, जो हमारा फोक टेल होता है, इन सबको, तो कुल मिलाकर जो कल्चर था उसने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। तो जो कल्चर था उसने क्या किया, एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया, क्रिएटिंग द आइडिया ऑफ द नेशन, यानी कि राष्ट्र को बनाने में, उसके आइडिया को क्रिएट करने में। अब इसमें क्या क्या हुआ, आर्ट, पोइट्री, स्टोरीज, म्यूजिक, इनका यूज किया गया, और उन्हें ही क्या बोला गया, रोमांटिज्म। ओके। और जितने भी आर्टिस्ट थे उन्होंने कहा कि सिर्फ इमोशंस पे ही हम ध्यान देकर, है ना, इंस्टीट्यूशन पर ध्यान देकर, हमारी फीलिंग पे ध्यान देकर भी हम देशभक्ति की भावना क्रिएट कर सकते हैं। तो उन्होंने क्रिटिसाइज किया ग्लोरिफिकेशन ऑफ रीजन एंड साइंस। ये जरूरी नहीं होता कि हर वक्त कोई रीजन, कोई कारण हो या वो साइंटिफिक हो। उन्होंने कहा नहीं, हम ये नहीं मानते, हम मानते हैं इमोशंस को, हम मानते हैं फीलिंग्स को, हम मानते हैं इंट्यूशंस को, जो एक अपने आप होता है, जो अपने आप जागृत होता है, जब हमें अंदर से ये लगता है कि हाँ हमें अपने देश के लिए कुछ करना है। और वो सब हम कैसे हो सकता है, थ्रू द कल्चर। तो एक संस्कृति जो है वो एक बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। तो यहाँ पर बहुत सारे एग्जाम्पल है। जो फर्स्ट एग्जाम्पल है कि जर्मनी के एक फिलोसोफर थे जिनका नेम था जोहान गॉटफ्रीड हर्डर। उन्होंने कहा कि जो जर्मन कल्चर है वो कब डिस्कवर कैसे किया जा सकता है, उसके कॉमन पीपल, जिन्हें क्या बोला जाता था जर्मन लैंग्वेज में, दास वॉक। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आता है ना। और उन्होंने कहा कि फोक सॉन्ग्स, लोकगीत, लोक कविताएं जो होती हैं, जो डांसेस होते हैं, या जो नेशन की स्पिरिट होती है, जिसे जर्मन लैंग्वेज में बोला जाता था वॉकेजिस्ट। तो दास वॉक एंड वॉकेजिस्ट, ये जो दो वर्ड्स थे, इनको उन्होंने पॉपुलराइज किया, इनको उन्होंने बहुत ज्यादा फैलाया कि जो ट्रू जर्मन कल्चर है, जैसे आपको पता है हम भी ये कहते हैं कि इंडिया जो है, हमारा जो भारत है, वो सच में कहां पर रहता है, हमारे गांव में, हमारी संस्कृति हमारे गांव में है। तो वैसे ही यहां पर भी जो जर्मन फिलोसोफर थे उन्होंने कहा कि जर्मन कल्चर होना चाहिए। ऐसे ही पोलैंड में एक थे जिनका नेम था कैरोल कोरपिंस्की, उन्होंने भी कहा कि जो हमारा स्ट्रगल है इसके अगेंस्ट, रशियन डोमिनेंस के अगेंस्ट, वो भी म्यूजिक के थ्रू हो सकता है, वो भी ओपेरास के थ्रू हो सकता है, फोक डांसेस के थ्रू हो सकता है। और पोलैंड के फोक डांसेस का नाम था नंबर 1 पोलेनाइज एंड नंबर 2 मजरूका। तो ये दो ऐसे डांसेस ही क्या बन गए, सिंबल बन गए। जैसे जर्मनी में वहां के कॉमन पीपल और जो नेशन की स्पिरिट थी उसको बहुत ज्यादा बढ़ाया गया। तो ये था व्हाट द रोमांटिक इमेजिनेशन, यानी कि कल्चर को बढ़ाया गया, जिसमें यह बताया गया कि ट्रू स्पिरिट कैसे आ सकती है। अब जैसे कि मैंने बताया कि पोलैंड में, आपको याद है ना कि ट्रीटी ऑफ वियना के टाइम जो रशिया था, प्रैग कंट्री मैंने आपको बताया था,
पर्शिया, रशिया, ऑस्ट्रिया एंड ब्रिटेन। तो उस टाइम रशिया को कौन सा पार्ट मिल गया था? पोलैंड का पार्ट मिल गया था। अब रशियन ने पोलैंड के ऊपर क्या कर लिया? अपना आधिपत्य तो कर लिया, लेकिन यहां पर प्रॉब्लम क्या थी? यहाँ पे प्रॉब्लम ये थी रशियन लैंग्वेज एंड पॉलिश लैंग्वेज। तो पोलैंड में लैंग्वेज जो थी वो एक टूल बन गई, वो एक साधन बन गई, क्या करने का? अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने का। तो रशियन पीपल जो थे उन्होंने क्या कहा कि आपको रशियन ही बोलना पड़ेगा, ठीक है, लेकिन उन्होंने ये कहा कि नहीं, पॉलिश जो पीपल थे, क्योंकि वहां पे वो चाहते थे कि लैंग्वेज जो है वो एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करे किसमें, मीन्स स्टोरीज, म्यूजिक जो भी है वहां पर। तो उन्होंने कहा कि नहीं, हमें क्या करना है, हमें इसको लैंग्वेज जो है उसको डेवलप करना है। तो यहाँ पे जो आर्म्ड रेबेलियन था रशियन के अगेंस्ट, उसको क्रश कर दिया गया और पॉलिश लैंग्वेज को क्या किया गया? पॉलिश लैंग्वेज को यूज किया गया। अब ये जो पॉलिश लैंग्वेज थी इसको यूज किया गया, कहां यूज किया गया? चर्च गैदरिंग में। जितने भी रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस दिए जाते थे, वहां के जो बिशप्स थे, जो फादर्स थे, यानी कि जैसे हमारे यहाँ पर पंडित होते हैं, ठीक है, तो वैसे ही वहां पर उनको बिशप्स और फादर्स बोला जाता है, जो धार्मिक ज्ञान देते हैं। तो वहां पर उन्होंने कहा कि हमें चर्च गैदरिंग में, रिलीजियस इंस्ट्रक्शन में कौन सी लैंग्वेज यूज करनी चाहिए? पॉलिश लैंग्वेज यूज करनी चाहिए। और इसी तरह से, पर अब ऑब्वियस है कि रशियन तो बैठने वाले नहीं थे, तो जो भी कहते थे कि पॉलिश लैंग्वेज में हम चर्च में इंस्ट्रक्शंस देंगे, तो ऐसे जितने भी प्रीस्ट थे, पादरी थे, बिशप्स थे, उनको साइबेरिया, रशिया का एक पार्ट है साइबेरिया, आप सब जानते हैं ना, तो वहां पर एज ए पनिशमेंट भेज दिया गया, क्योंकि उन्होंने रशियन लैंग्वेज में सिखाने से मना कर दिया। तो जो पॉलिश मिस लैंग्वेज थी उसको, वो क्या बन गई? सिंबल ऑफ द स्ट्रगल, एक सिंबल बन गई। तो सिर्फ युद्ध से ही नहीं, यहाँ पे था कल्चर से भी हम क्या कर सकते हैं? हम लड़ाई कर सकते हैं, और उन्होंने किया। तो इस तरह से लैंग्वेज, म्यूजिक, पेंटिंग, पोइट्री, ये सब क्या बन गए? ये सिंबल बन गए किसका? टू एक्सप्रेस द फीलिंग ऑफ नेशनलिज्म। तो हम बात करते हैं, जैसा मैंने आपको बताया था 1830, 1830 से 1848 क्रांतियों का युग था। बहुत सारी क्रांतियां हुई यूरोप के अलग अलग क्षेत्रों में, और फिर 1848 के बाद स्टार्ट होती है हमारी मेन कहानी। कौन सी कहानी? यूनिफिकेशन, नेशन बनने की, राष्ट्र बनने की, जिसमें हम देखेंगे किस तरह से जर्मनी, इटली, ये सब क्या बने? राष्ट्र बने। तो 1830 में, यानी कि ये जो ईयर था, ये बहुत ही ज्यादा क्या था? हार्डशिप का ईयर था। यहाँ पे बहुत ज्यादा इकोनॉमिक हार्डशिप थी यूरोप में, यानी लोगों के पास आर्थिक तंगी थी, गरीबी थी। कारण था जनसंख्या की वृद्धि, पॉपुलेशन जो थी वो इंक्रीज हो रही थी, और मोस्ट ऑफ द कंट्रीज जो यूरोप की थी वहां पर अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी थी, है ना, वहां पे मोर सीकर्स ऑफ जॉब्स थे, और छोटे छोटे जो प्रोड्यूसर्स होते थे टाउन्स में, बिकॉज मैंने आपको बताया था औद्योगिकरण, याद आया, जिसकी वजह से मध्यम वर्ग, मिडिल क्लास का राइज हुआ था। तो ये सब जो है उससे आप कनेक्ट करते जाइए। जब आप इन चीजों को कनेक्ट करेंगे तो इजीली आप क्या कर पाएंगे? आप कर पाएंगे और उसको याद कर पाएंगे। मैंने आपको बताया कि हिस्ट्री में हमें जितने भी इवेंट्स होते हैं, घटनाक्रम होते हैं, अगर हम उनको जोड़ते चले जाते हैं और उसको इस तरह से पढ़ते हैं तो आपको वो आसानी से याद हो जाती है, ठीक है। तो ये जो पूरा चैप्टर है इसमें कनेक्टिविटी है, इसको हम जोड़ते जाते हैं। तो वो जो मिडिल क्लास का राइज हुआ था, उसकी वजह से जो इंडस्ट्रियलाइजेशन था, अब यहां पर क्या हुआ कि जो हाथों से चीजें बनाते थे, जैसे भारत में भी जब इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ, औद्योगिकरण हुआ, तो सबसे बड़ा नुकसान किसे हुआ? बताइए। तो सबसे बड़ा नुकसान हुआ था छोटे व्यापारियों को। तो ऐसे ही स्मॉल प्रोड्यूसर्स जो थे टाउन्स में, उनको बहुत बड़ा कंपटीशन फेस करना पड़ा, और मशीन मेड गुड्स से उनका कंपटीशन था, फूड के प्राइसेस बहुत बढ़ गए थे, और वाइड स्प्रेड पॉपुलिज्म, यानी कि एक्सट्रीम पॉवर्टी, बहुत ज्यादा गरीबी, जिसमें लोगों को उनकी बेसिक थिंग्स, खाने का सामान भी नहीं मिल पाता था। अब क्या होगा? जब खाने को नहीं होगा तो आप क्या करेंगे? क्या करेंगे? रिवॉल्ट करेंगे, क्रांति करेंगे, लड़ेंगे। तो यहां पर भी यही हुआ कि इन्होंने वहां पर 1848 में बहुत ज्यादा हार्डशिप फेस करना पड़ा, और जो शॉर्टेज हो रही थी, अनएम्प्लॉयमेंट था, फूड शॉर्टेज थी। अब जो फूड शॉर्टेज थी, यानी कि खाने की जो कमी थी, उसकी वजह से, अनएम्प्लॉयमेंट की वजह से, पेरिस, फ्रांस की जो कैपिटल थी, वहां के लोग कहां आ गए? सड़कों पर उतर आए, ठीक है। और आपको याद है ना, मैंने बोला था कनेक्ट करना है हमें। ये कौन है? ये वही है जिन्हें जुलाई रेवोल्यूशन 1830 में जब हुआ था, क्या बना दिया था लुइस फिलिपी को? वहां का कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्क, ठीक। तो अब लुइस फिलिपी जो थे, ये कंट्रोल नहीं कर पाए सिचुएशन को, और इन्हें 1830 के बाद 18 इयर्स रहे कि बहुत राजभाग भोग लिया आपने, आप हमारे लिए कुछ नहीं कर पा रहे हैं, और हम है प्रजा, हम में है शक्ति, चलो निकलो और भागो। तो ये यहां से क्या हो गए? लुइस फिलिपी को वहां से भागना पड़ा, क्योंकि लोग सड़कों पे उतर आए, उन्होंने विद्रोह कर दिया, और फिर से वहां पर क्या आता है? फिर से वहां पर रिपब्लिक फॉर्म होता है। तो वही चैनल जो 1789, 91, 93 में हुआ था, वही यहां फिर से होता है, समझे आप। तो यहां पर फिर से 1848 में क्या होता है? रिपब्लिक फॉर्म होता है, एक गणतंत्र रिपब्लिक, जहां पर जो रूलर होते हैं इलेक्टेड बाय द पीपल, ग्रांटेड सफरेज। सफरेज का मतलब क्या होता है? राइट टू वोट, मत देने का अधिकार। किसको? यहां पर भी फिर वही जो मैंने आपको लिबरल नेशनलिज्म में बताया था, मेल्स, ओनली मेल्स अबव
21 टू ऑल मेल्स, ये चेंज हुआ और उन्हें यह भी आश्वासन दिया गया कि आप सबको राइट टू वर्क दिया जाएगा। इसके लिए नेशनल वर्कशॉप्स स्टैब्लिश की गई और उन्हें एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करवाया गया। तो ये सब चेंजेस आए, कहां पर आए? ये सब चेंजेस आए फ्रांस में। देखिए ये एक पिक्चर है जिसमें छोटे किसान जो हैं वो क्या कर रहे हैं? रिवोल्ट कर रहे हैं। और एक एग्जाम्पल भी है कि ऐसे अचानक नहीं हुआ कि रात को लोग सोए 1848 में और एक सुबह उठकर सोचे चलो हम स्ट्रीट पर चलते हैं, सड़कों पर चलते हैं। तो उससे पहले एक रिवोल्ट हुआ था और ये रिवोल्ट जिसे सिलेसियन रिवोल्ट बोला जाता है, इसमें बहुत ही इसकी महत्वपूर्ण भूमिका थी कि 1848 में इतना बड़ा चेंज कैसे आया। तो ये जो इशू था वो किसके बीच में था? ये जो इशू था वो था कॉटन कॉन्ट्रैक्टर और कॉटन वीवर, है ना, मालिक और मजदूर के बीच में। ठीक, तो यहां पर जो कॉन्ट्रैक्टर थे वो उनको कच्चा माल देते थे, ओके, और उनसे टेक्सटाइल कपड़ा बनवाते थे, लेकिन पैसा नहीं देते थे। तो यहां पर जो क्राउड थी बुनकर की, वीवर्स की, उन्होंने मार्च किया जो यहां पर कॉन्ट्रैक्टर था और उसको बोला कि भाई हमारी तनख्वाह, हमारे वेजेस तो बढ़ाओ, नहीं तो हम काम नहीं करेंगे। लेकिन कॉन्ट्रैक्टर आसानी से मानने वाला तो था नहीं। उसने पुलिस को बुलाया, उनके ऊपर गोलियां चलवाई, क्योंकि उस टाइम कौन था? उस टाइम लुइस फिलिपी था, 1845 की बात कर रहे हैं हम। और इससे क्या हुआ कि उनकी डिमांड्स को तो कंसीडर नहीं किया गया, उनको थ्रेट किया गया। 11 बुनकर जो थे उनको गोली मारकर उनकी हत्या कर दी गई। फिर उन बुनकरों ने दोबारा से अटैक किया और उस कॉन्ट्रैक्टर को वहां से भागना पड़ा। तो इस तरह के बहुत सारे विद्रोह हो रहे थे बच्चों, जिसकी वजह से बहुत सारे बदलाव आ रहे थे। कहां पर बदलाव आ रहे थे? यूरोप में बदलाव आ रहे थे। और ये जो बदलाव थे, ये बदलाव बहुत जरूरी भी थे। क्यों जरूरी थे? क्योंकि प्रजा जो थी अब वो पूरी तरह से थक चुकी थी। तो ये तो हुई फ्रांस की कहानी कि फ्रांस में किस तरह से 1815 में ट्रीटी ऑफ वियना, फिर से राजतंत्र, 1830 में फिर से कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की, संवैधानिक राजतंत्र बना, और फिर 1848 में क्या हुआ? वहां पर गणतंत्र बना। अब ये कहानी तो हो गई। अब हम आते हैं कि जितने भी चेंजेस हो रहे थे, यानी कि 1830 से 48 तक जो इकोनॉमिक हार्डशिप थी, है ना, जो हंगर था, भूख थी, लोग परेशान हो रहे थे। और ये सिर्फ एक ही भाग में नहीं, सिर्फ फ्रांस ही नहीं, जर्मनी, पोलैंड, इटली, हर क्षेत्र में हो रहा था। तो ये जो रिवॉल्ट्स चल रहे थे जिसमें पीजेंट्स, यानी कि जो वर्कर्स थे, जो पीजेंट्स थे, छोटे मोटे किसान थे, ठीक है, तो वो तो अपना काम कर ही रहे थे। बट एक क्लास और थी, मैंने आपको बताया था ना, 3 क्लासेस थी। एक रिच पीपल, नोबल्स, एरिस्टोक्रेट जिन्हें बोलते हैं, कुछ भी आप बोलिए। दूसरे थे पुअर, पीजेंट्स, और उनके बीच में एक न्यू क्लास आई थी। वो कौन सी क्लास आई थी? मिडिल क्लास। तो वो भी हाथ पे हाथ रखकर तो नहीं बैठे थे। उन्होंने क्या किया? तो ये जो पैरेलल में रिवॉल्ट चल रहे थे, इन रिवॉल्ट्स की वजह से, तो ये जो रिवॉल्ट चल रहे थे पैरेलल में, अब इन रिवॉल्ट्स की वजह से क्या हुआ? 1848 में रेवोल्यूशन हुआ। ठीक है, अब ये रेवोल्यूशन जो था, इनके साथ साथ और कौन लोग कर रहे थे? मिडिल क्लास। ठीक, तो एक रिवॉल्ट पीजेंट्स कर रहे हैं जो भूखमरी, भूख से, है ना, प्राइसेस बढ़ने से परेशान थे यूरोपियन में, और उसके अलावा एक रेवोल्यूशन कौन कर रहे थे? मिडिल क्लास भी। ठीक, तो फरवरी 1848 में जब फ्रांस में एक बहुत बड़ा चेंज आया कि वहां का जो राजा था, कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्क था, लुइस फिलिपी, उसको वहां से भागना पड़ा, और वहां पर एक बहुत बड़ा चेंज आया कि क्या फॉर्म हुआ? रिपब्लिक फॉर्म हुआ, जिसमें यूनिवर्सल मेल सफ्रेज। तो मेल सफ्रेज में सिर्फ पुरुषों को राइट टू वोट मिला। ठीक, यहां पर अभी भी जो विमेन्स थी उनके पास कोई राइट नहीं था। उनकी जो लड़ाई थी वो कई सदियों से चली आ रही थी। आपको याद है ना, क्लास 9 में भी आपने देखा था कि जो विमेन्स थी उनका एक लॉन्ग स्ट्रगल था, तो वो चलता रहा। 20वीं 20th सेंचुरी में जाकर उनको राइट टू वोट मिला फ्रांस में। ऐसे ही अलग अलग देशों में अलग अलग उनको राइट टू वोट मिला। इसीलिए ये सफ्रेज है, राइट टू वोट, नॉट यूनिवर्सल। यूनिवर्सल का मीनिंग तो क्या हो जाएगा? सबको मिलना, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। याद है ना आपको ये टर्म? तो यहां पर उन्होंने मेल सफ्रेज को प्रोक्लेम किया। तो अलग, अब फ्रांस में हुआ तो बताया ही, फ्रांस चीखा के तो पूरे यूरोप में जुकाम हुआ। तो यही एडवांटेज जो था अलग अलग राज्यों में भी लिया गया। वहां पर भी उन्होंने कहा कि हमें भी क्या चाहिए? हमें भी रिपब्लिक फॉर्म करना है, हमें भी नेशन स्टेट बनाना है, हमें भी अपने राज्य को क्या करना है? एकीकृत करना है, जिसमें क्या क्या हो? कॉन्स्टिट्यूशन हो, जिसमें फ्रीडम हो, प्रेस की फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन, प्रेस में स्पीच, बोलने की अभिव्यक्ति हो, आजादी हो, जिसमें हम क्या कर सके? जिसमें हम एक अपना एसोसिएशन बना सके। तो इस तरह से वहां पर ये सब हुआ। इसके बाद क्या हुआ कि जब जैसे जैसे जो था असंतोष था वो बढ़ता हुआ जा रहा था, ठीक है, तो यहाँ के जो लोग थे वो ये डिमांड कर रहे थे कि हमें भी ये सब चाहिए और हमें भी इस तरह से चेंजेस चाहिए। तो ये जो पूरा मिडिल क्लास पीपल थे, इन्होंने लोगों को प्रेरित किया। ठीक है, अब ये मिडिल क्लास थे कौन कौन? ये मिडिल क्लास वो लोग थे जो कौन थे? बिजनेसमैन, आर्टिशंस, जो कामगार होते थे, है
है ना। तो इन्होंने जर्मनी में, अब यहां से हमारी कहानी शुरू होती है किसकी, कि जर्मनी का यूनिफिकेशन क्या हुआ। तो बच्चों यहां पर आपको ये समझना जरूरी है कि ये इनिशिएटिव यानी कि ये जो सबसे पहले लिया गया वो तो मिडिल क्लास ने लिया, लेकिन फाइनली फिर जाकर जर्मन का यूनिफिकेशन क्या हुआ, तो ये पूरा घटनाक्रम कैसे होता है आइए मैं आपको समझाती हूँ। तो मिडिल क्लास जो प्रोफेशनल्स थे, बिजनेसमैन थे, आर्टिशियंस थे, वो जर्मनी की एक सिटी है, सिटी ऑफ फ्रैंकफर्ट, वहां पर इकट्ठा होते हैं और अपने आप को नेशनल असेंबली डिक्लेयर कर देते हैं। कौन, मिडिल क्लास पीपल। ओके, तो 18 मई 1848 में 831 रिप्रेजेंटेटिव जिन्हें इन्होंने इलेक्ट किया इन मिडिल क्लास ने, वो उनके रिप्रेजेंटेटिव बन जाते हैं और वो फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट में जाते हैं। अब ये पार्लियामेंट मतलब ऐसा नहीं कि वो सीधा राजा के महल में पहुंच गए, ये पार्लियामेंट जो थी यानी कि ये जो उनकी मीटिंग थी वो कहां पर हुई, चर्च ऑफ सेंट पॉल में। टेनिस कोर्ट याद है ना आपको, जहां पर ओथ लिया था, उसी तरह से। तो यहां पर इन्होंने जर्मनी के लिए कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट किया। ओके, और यहां पे उन्होंने कहा कि हमें ठीक है, हम नहीं चाहते कि एकदम से क्या हो, फ्रांस में भी जैसे क्या हुआ था, मोनार्की यानी राजतंत्र को हटाकर संवैधानिक कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की स्टैब्लिश की। तो इन्होंने भी कहा कि यहां पर भी हम जर्मनी का यूनिफिकेशन करेंगे, लेकिन उसका हेड कौन होगा, उसका हेड होगा मोनार्क, लेकिन उसको किसके अंडर में काम करना होगा, पार्लियामेंट। मतलब सीधा कहने का, घबराने और परेशान होने की जरूरत नहीं है कि मैम ये क्या है, इसका मतलब है कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की, यानी कि जो राजा होगा उसको किसके अंडर में रहना होगा, पार्लियामेंट, जो इलेक्टेड पीपल होंगे। अब भाई किसे चुने, क्योंकि मैंने आपको बताया, याद है ना, कि जर्मनी जो था वो पूरा 39 स्टेट्स का एक कॉन्फेडरेशन था, संघ था, है ना, जिसमें 39 अलग अलग राज्य थे। तो यहाँ पे इन्होंने चुना, किसे चुना, पर्शियन किंग, उस टाइम जो थे फ्रेडरिक विलेम फोर्थ, वो उनके पास गए। कौन गए, द रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ द ऑल जर्मन नेशनल असेंबली। वो जाते हैं और बोलते हैं कि प्लीज आप हमारी ये डिमांड रिस्पेक्ट एक्सेप्ट कर लीजिए और क्या करिए, लेकिन राजा था भाई, मैं क्यों तुम्हारे अंडर में काम करूंगा, उसे तो अपनी सत्ता का, अपनी पावर का क्या था, बहुत बड़ा गुमान था। उसने कहा मैं नहीं करूंगा ये सब, मैं क्यों करूंगा। उसने क्या किया, रिजेक्ट कर दिया उनकी डिमांड को कि कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की नहीं बनने वाली, और उसने अदर यानी कि जो 39 पूरे कॉन्फेडरेशन था, संघ था, वहां के अलग अलग राजाओं को ज्वाइन कर लिया। अरे ये लोग तो, ये जो मिडिल क्लास है जिन्होंने एक अपने आप को असेंबली, नेशनल असेंबली बना लिया है, तो उन्होंने कहा कि ये सब नहीं चलेगा। तो उन्होंने कहा कि हमें तो इस असेंबली को, कौन सी असेंबली को अपोज करना है, जर्मन नेशनल असेंबली को। तो इस तरह से उसने इनको क्या कहा कि हमें ये नहीं करना है, हमें तो इनको अपोज करना है। तो ये थे जिन्हें ऑफर मिला था, है ना, जिनसे बोला गया था कि प्लीज बन जाइए, बट ये नहीं मानने वाले थे। तो ये थे, दैट इज पर्शिया के फ्रेडरिक विलेम फोर्थ। अब विमेन, मैंने आपको बताया था ना कि सिर्फ मेल्स थे, तो हमेशा से यूरोप में, वो फ्रांस हो, वो जर्मनी हो, वो पोलैंड हो, तो जो विमेन्स थी वो हमेशा से एक्टिव रही, लेकिन उनको राइट्स नहीं मिलते थे। तो जब यहाँ पर ये सब मिडिल क्लास पीपल जो थे, जो प्रोफेशनल बिजनेसमैन सब थे, जब इन्होंने नेशनल जर्मन असेंबली बनाया, तो उस टाइम भी जो विमेन थी वो उनको सपोर्ट कर रही थी। ठीक, तो यहाँ पर उन्होंने भी अपनी पॉलिटिकल एसोसिएशन बनाया, अपने न्यूज़पेपर फाउंड किए, उन्होंने भी पॉलिटिकल मीटिंग्स में पार्टिसिपेट किया, डेमोन्स्ट्रेट किया, लेकिन फिर भी उनको मना कर दिया गया, क्या देने से, राइट टू वोट। ठीक है, तो जब ऑल जर्मन नेशनल असेंबली का इलेक्शन हुआ, तो जो विमेन्स थी, फीमेल्स थी, उनको बोला गया आपको ये अधिकार नहीं मिलेगा। ठीक है, माना आप हमारा साथ दे रहे हो, ठीक है, उसके लिए क्या, तो जब वो सेंट चर्च, और चर्च का नेम था सेंट पॉल, ये भी याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। तो जब वहां पर फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट हुई, तो विमेन को वहां पर एडमिट तो कर दिया गया कि आ जाइए, लेकिन एज अ ऑब्जर्वर। ठीक, और उनको एक विजिटर गैलरी में खड़ा रखा गया। तो एक तरह से ये उनका अपमान था कि वो एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रही थी, फिर भी उनको राइट टू वोट नहीं दिया जा रहा है। तो ऐसी दयनीय स्थिति थी, ऐसा स्ट्रगल था विमेन का जो लॉन्ग गया। ये पिक्चर है जिसमें आप देख सकते हैं कि किस तरह से जो फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट है, जिसमें 831 जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स थे वो है, और ऊपर आप देख सकते हैं ये दर्शक दीर्घा है, जिसमें क्या खड़ी है, विमेन्स खड़ी है, जिनको मीटिंग में अलाउड नहीं किया गया, उनको एज अ दर्शक कि आप आइए और देखिए हम कैसे डिस्कस कर रहे हैं, अभी सीखिए, अभी आपको जरूरत नहीं है। तो ये मेंटेलिटी थी उस टाइम। तो वो जो विमेन थी उनको वहां पर कोई भी तवज्जो नहीं दी गई, और बावजूद इसके कि वो लोग बहुत ही एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहे थे। ठीक, तो अब आते हैं हम मेन टॉपिक पर। मेन टॉपिक क्या है, यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी। तो ये सब चल ही रहा है, मैंने आपको बोला ना, ऐसा नहीं होता है कि रात को सोए और सुबह कोई क्रांति हो गई और बन गया। हमने अपने देश में भी 150 साल से ज्यादा क्या किया, स्ट्रगल किया, तब जाकर हमें आजादी मिली। तो यहां पर भी ये जो सब इवेंट्स, घटनाक्रम हो रहा है, तो 1848 में तो ऑल जो जर्मन नेशनल असेंबली बनी, यहां पर कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की, है ना, फेल हो गई, मतलब नहीं बना पाए। फ्रेडरिक विलियम जो मैंने आपको दिखाए थे, साहब ने मना कर दिया। ठीक, उन्होंने बल्कि जो मिडिल क्लास थे, जिन्होंने जर्मन नेशनल असेंबली बनाया था, उन्हीं को क्या कर दिया, उन्हीं की आवाज को दबा दिया। ठीक है, और इसके लिए उन्होंने किसकी हेल्प ली थी, बताइए,
किसकी हेल्प ली थी? बिल्कुल सही, दूसरे राजाओं की। और उसके साथ सिर्फ राजाओं की नहीं, वहां पर क्या थे? वहां पर जंकर्स भी थे, यानी कि बड़े बड़े जमींदार जिन्हें जंकर्स बोला जाता था। तो उनकी हेल्प से उसने उस रिवॉल्ट को, 1848 का रिवॉल्ट, कौन सा रिवॉल्ट? लिबरल एडुकेटेड मिडिल क्लास ने जो विद्रोह किया था उसको दबा दिया। लेकिन उनको ये रियलाइज हो गया था कि भाई ये सब नहीं चलने वाला है, अब हमें क्या करना पड़ेगा? कुछ चेंजेस लाने पड़ेंगे। ठीक है, तो उन्होंने कहा क्यों नहीं ये सब बदलाव हम ही लेकर आते हैं, एटलीस्ट हमारी गद्दी तो बची रहेगी, हम लोग तो अपने आप को सिक्योर कर पाएंगे। तो जो भी एफर्ट थे पॉलिटिकल एसोसिएशन के, वो सब फेल हो गए थे जर्मनी में। अब 1848 में वही कौन? पर्शिया, उन्होंने कंधे पर उठाया, वो आगे आए, हम करेंगे यूनिफिकेशन, इसके लिए लिबरल्स की जरूरत नहीं है, इसके लिए रेवोल्यूशनरीज की जरूरत नहीं है, हम करेंगे। और ये जो था भाग, ये जो पूरा भार था वो किसे दिया गया? वहां के चीफ मिनिस्टर ऑटो वन बिस्मार्क, ये मेन आर्किटेक्ट थे, यानी जिन्होंने पूरी तरह से जर्मनी के जो अलग अलग छोटे छोटे 39 राज्य थे उनको एक कर कर क्या बनाया, जिसे आज हम जर्मनी एज अ कंट्री बोलते हैं। तो ऑटो वन बिस्मार्क जो थे वो चीफ मिनिस्टर थे पर्शिया के, उन्होंने वो मेन आर्किटेक्ट बने, और वो बहुत ही ज्यादा एक सुलझे हुए व्यक्ति थे, है ना। और उन्हें आयरन मैन भी बोला जाता है, और ऐसा बोला जाता है उन्होंने ब्लड एंड आयरन ये पॉलिसी को फॉलो किया। मींस उन्होंने धीरे धीरे कर कर जो दूसरे मींस जैसे कि ऑस्ट्रियंस थे, फ्रेंच थे, उनको उस रीजन से निकाला और वहां पर उन्होंने जर्मनी को एकीकृत किया। तो बिस्मार्क जो था, ऑब्वियस है कि उसका जो गोल था, गोल क्या था? यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी, जर्मनी को यूनिफाइड करना। तो उसने किसकी हेल्प से किया? पर्शियन आर्मी, एक तो आर्मी की हेल्प ली उसने, एक ब्यूरोक्रेसी, ब्यूरोक्रेसी मींस नौकरशाही, सिविल सर्विस सिस्टम। ठीक है बच्चों, तो यहां पर उसने 7 वॉर्स 3 साल तक, है ना, 3 साल लगे उसे बस, जिसमें उसने 7 बार युद्ध किए। पहला युद्ध उसका ऑस्ट्रिया से हुआ, फिर डेनमार्क से हुआ, फिर फ्रांस से हुआ। ठीक, और उसके बाद उसने इन तीनों को हराया और पर्शिया जो था उसको विक्ट्री मिली, और इस तरह से जर्मन क्या हो गया? यूनिफाइड हो गया। तो उसने 7 वॉर्स 3 इयर्स विद द ऑस्ट्रिया, डेनमार्क और फ्रांस, जो एंड हुई उनकी विक्ट्री से, बिकॉज आपको मैंने बताया कि वो एक लौह पुरुष की तरह था। अच्छा बच्चों, मैं आपसे एक सवाल पूछूं, इंडिया का, भारत का लौह पुरुष कौन है? कुछ याद आया? सरदार वल्लभ भाई पटेल, जिन्होंने इंडिया का यूनिफिकेशन किया था आफ्टर 1947। चलिए, तो ये जो चीज है जर्मनी में इस तरह से उसका क्या हुआ? यूनिफिकेशन हुआ। और जर्मनी जो था, देखिए ये जो पूरी टेरिटरी थी, यहाँ पे देखिए अलग अलग राज्य थे। ठीक है, इसमें ये जो आपको येलो वाला दिख रहा है ये पार्ट, ये पूरा, ये तो पर्शिया के अंडर में ही था, यहाँ पे पर्शिया का था। इसके अलावा अलग जो रीजन थे, यहाँ पे ऑस्ट्रिया का ऑक्यूपेंस था जिसके साथ उन्होंने लड़ाई करी। ठीक, इसी तरह से बावेरिया था, ठीक है, सैक्सोनी था, बोहेमिया था। तो ये जितने भी अलग अलग रीजन्स थे, इन सबको मिलाकर उन्होंने क्या बनाया? उन्होंने, ये देखिए जो रेड कलर की आपको दिख रही है ना, इसकी ये पूरी बाउंड्री है, ये पूरी बाउंड्री है। इन सबको मिलाकर जो छोटे छोटे, ये देखिए इतने से राज्य भी थे, ये 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, पूरे कितने? 39। इन सबको एकीकृत किया और क्या बन गया? यूनिफिकेशन, मतलब एकीकृत हो गया, जर्मनी यूनिफाइड हो गया, वो एज अ नेशन बन गया। और ये जो नेशन बना, और ये सब किसके एफर्ट से हुआ? किसके एफर्ट से हुआ? ऑटो वन बिस्मार्क के। तो चलिए अब हम चलते हैं इटली। अरे देखिए हम कितनी जल्दी जा रहे हैं, जर्मनी से अब हम कहां चले गए? हम चले गए इटली में। अब इटली में क्या हुआ? इटली में भी उसी टाइम 18th सेंचुरी के बाद, जैसे मैंने आपको बताया था ना, कौन थे? मजीनी, जिन्हें मैंने क्या बताया था आपको? सोल, जिन्होंने एक सपना देखा, जिन्होंने यंग इटली नामक एक संस्था, ऑर्गेनाइजेशन को सेटअप किया था। तो इटली भी जो था उसकी कहानी भी यही थी कि वो बटा हुआ था। बटा हुआ था, कैसे बटा हुआ था? इटली जो था वो 7 स्टेट्स में, 7 राज्यों में बटा हुआ था, जिसमें से सिर्फ एक सर्डिनिया, पीडमोंट, यहां पे इटली, इटालियन राजा का रूल था। अब बाकी सब में क्या था? बाकी सब में फ्रांस, ऑस्ट्रिया, ये सब ये क्या करके बैठे हुए थे? कब्जा करके बैठे हुए थे। तो यहां पर भी जो यूनिफिकेशन है, क्योंकि सपना तो मजीनी ने देख लिया था, लेकिन मजीनी जब भी रिवॉल्ट करते थे तो उनको क्या कर दिया जाता था? उनके रिवॉल्ट को कर्व कर दिया जाता था। तो यहां पर एक बहुत ही महान दूसरे, जिन्हें बोला जाता सोर्ड ऑफ द इटालियन यूनिफिकेशन। देखो बच्चों, जर्मनी में 3 बहुत बड़े रोल हैं। एक तो है जुसेपी मजीनी, जुसेपी गैरिबाल्डी और काउंट कैमिलो कवूर। ओके, अभी कवूर जो थे ये इटालियन, इटली के जो राजा थे उनके चीफ मिनिस्टर थे। ठीक, तो बिस्मार्क की तरह ये जो काउंट कैमिलो कैवूर थे, इन्होंने भी डिप्लोमेटिक अलायंसेस करी। तो सबसे पहले इन्होंने 1859 में, ठीक, इसको हराया, ऑस्ट्रिया को हराया। अब इसके लिए इन्होंने क्या किया? चाल चली। इन्होंने पहले फ्रांस से मदद ली, फ्रांस से मदद ली, ऑस्ट्रिया को हराया। अब उसके बाद जुसेपी गैरिबाल्डी, जो फॉलोवर थे, शिष्य थे किसके? जुसेपी मजीनी के। ठीक, तो उन्होंने साउथ इटली में एक अलग अभियान चला रखा था। ठीक, तो यहां पर इन्होंने अलग अभियान चला रखा था, जिसमें ये सैनिकों को
वॉलंटियर्स को भर्ती करते थे और इनकी आर्मी को रेड शर्ट आर्मी बोला जाता था। और यहाँ पर इन्होंने सक्सीड किया और वो टू सिसिली, जो वहां का साउथ इटली का जो किंगडम था, साउथ इटली एंड किंगडम ऑफ टू सिसिलीज, वहां पर ये जीते। और किसकी मदद से जीते? पीजेंट्स की मदद से। जो पीजेंट्स क्या बन गए थे? सैनिक बन गए थे। ठीक, और यहाँ पे इन्होंने किसको बाहर कर दिया? स्पेनिश को बाहर कर दिया। और इस तरह से फाइनली फिर कैवूर ने फ्रांस, यानी कि फ्रांस को भी बाहर किया। और 1861 में इटली जो था वो क्या हो गया? यूनिफाइड हो गया। और वहां पे जो सर्डिनिया पीडमोंट्स, जो सिर्फ एक इटालियन प्रिंसली हाउस था, वहां के राजा को, जिसका नेम था किंग विक्टर इमैनुअल, उसको क्या बना दिया गया? उसको राजा बना दिया गया। तो इस तरह से क्या हुआ? इटली का यूनिफिकेशन हुआ। ठीक, अब जो इटली का यूनिफिकेशन हुआ यहाँ पर, इसमें सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि यहाँ के जो लोग थे ना, वो ज्यादा पढ़े लिखे नहीं थे। ठीक है, जब पीजेंट्स को बोला जाता था कि हमें अपने देश के लिए, अपनी भाषा के लिए, है ना, तो उनको लगता था ये जो इटली है वो विक्टर इमैनुअल, है ना, कि कौन है? वाइफ है, जिसका नाम है ला टेलिया। समझ में आया? यानी कि वो इतने अनपढ़ थे कि उनको देश में, तो उनको लगता था हम राजा के लिए लड़ रहे हैं। तो ये जो फीलिंग थी नेशनलिज्म की, इसको लाया गया। तो इस तरह से यहाँ पर इटली का जो यूनिफिकेशन हुआ वो इस तरह से हुआ। देखिए ये पूरा पार्ट है, इसमें आपको बहुत अच्छे से मैथ से समझ में आएगा जो मैं आपको बता रही थी। तो यहाँ पे देखिए आप कि किस तरह से ये जो किंगडम है, इसकी किंगडम है और सर्डिनिया। ठीक, तो ये जो सर्डिनिया है ये ओरिजिनली यहाँ पर किसका रूल था? इटालियन, विक्टर इमैनुअल, उनका रूल था। इसके अलावा ये जो अदर आपको 5 सेंट्रल इटली, पेपल स्टेट, किंगडम ऑफ टू सिसिलीज, जिसको गैरीबाल्डी ने किया था, तो इस तरह से अलग अलग राज्यों में बटा हुआ था। और इन सबको क्या किया गया? इन सबको मिलाया गया। ठीक, और ये सब काम किसने करा था? कैवूर, जो चीफ मिनिस्टर थे। ओके, और उन्होंने अपनी डिप्लोमेटिक अलायंस, क्योंकि वो जो थे वो बहुत अच्छी इटालियन लैंग्वेज नहीं जानते थे, वो फ्रेंच जानते थे, तो उन्होंने फ्रेंच लोगों के साथ पहले एक संधि की, उनकी मदद से ऑस्ट्रिया को हराया। इधर गैरीबाल्डी लगे हुए थे यहाँ पर, ये वाला जो पार्ट था इसको पॉप का रीजन था पेपल स्टेट में, यहां से इनको बाहर किया। तो इस तरह से उन्होंने एक डिप्लोमेटिक अलायंस बनाकर पूरे ये जो अलग अलग 7 राज्य थे, इनको क्या किया? इनको एकीकृत किया, इनको मिलाया और इसको क्या किया? यूनिफाइड किया। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि किस तरह से इटली का क्या हुआ? यूनिफिकेशन हुआ और वो एक राज्य बना। ठीक, अब हम आते हैं ब्रिटेन पर। अब आप सोच रहे होंगे कि ये क्या लिखा है? स्ट्रेंज केस ऑफ ब्रिटेन। ठीक, तो ये स्ट्रेंज केस क्यों है? मैं इतना अजीब केस क्यों है ब्रिटेन का? देखो बच्चों, इटली और जर्मनी में जैसे हमने देखा कि वहां पर जो यूनिफिकेशन हुआ, ठीक, उसका जो सपना था वो लिबरल्स, रेवोल्यूशनरीज ने देखा, लेकिन उसको पूरा किसने किया? उसको पूरा वहां के एक राज्य, राजा के अंडर में हुआ वो। ठीक है, लेकिन ब्रिटेन के केस में ये बहुत अलग है। यहाँ पे जो पूरा, जिसे आज आप यूनाइटेड किंगडम ऑफ ब्रिटेन या ग्रेट ब्रिटेन कहते हैं, तो ये जो ब्रिटेन है ये अलग अलग भागों में क्या हुआ? यूनिफाइड हुआ। तो इसका केस जो है वो अलग है। ठीक है, इसमें वो सब नहीं हुआ जो कहां हुआ? जर्मनी और इटली में हुआ। इसलिए ये क्या है? ये स्ट्रेंज केस है ब्रिटेन का, बिकॉज यहां पर अचानक से रिवॉल्ट नहीं हुआ, यहां पर बहुत, ओके, जैसे कि 17th सेंचुरी में एक पहला रिवॉल्ट हुआ, उसके बाद 18th सेंचुरी में हुआ, फिर 19th सेंचुरी में हुआ। तो मींस यहाँ पे एक बहुत ही लॉन्ग लंबा प्रोसेस चला, जो मिलकर आज क्या बना? यूनाइटेड किंगडम ऑफ ब्रिटेन। आइए देखते हैं कैसे। तो ब्रिटेन में जो फॉर्मेशन हुआ नेशन स्टेट का, वो नॉट द रिजल्ट ऑफ द सडन रिवॉल्ट, ठीक है, बट रिजल्ट ऑफ लॉन्ग ड्रॉन आउट प्रोसेस। अब ये प्रोसेस क्या था? बिकॉज जो ब्रिटेन था, यानी कि जो प्राइमरी आइडेंटिटी थी, लोगों की पहचान थी, जो आइलैंड पर रहते थे, तो आइलैंड पे कौन कौन से लोग रहते थे? इंग्लिश पीपल, वेल्श, स्कॉट और आयरिश। ठीक, लेकिन इन चारों में सबसे चालाक, वेरी चालाक ब्रो, याद आया अब्दू? ठीक, तो यहां पर सबसे चालाक कौन था? इंग्लिश पीपल। ठीक, तो इंग्लिश जो पीपल थे उन्होंने अपनी पावर को बढ़ाना शुरू किया। तो सबसे पहले उन्होंने वेल्थ एक्वायर की, संपत्ति, उसके बाद इंपॉर्टेंस ऑफ पावर, और फिर धीरे धीरे कर ये जो बाकी थे वेल्श, स्कॉट और आयरिश, इनको क्या किया? इनके ऊपर अपना प्रभाव डाला और इनको बोला देखो मैं कितना पावरफुल हूं, आ जाओ। ठीक, तो इस तरह से हुआ। तो सबसे पहला जो प्रोसेस होता है, मैंने आपको बताया 17th सेंचुरी में 1688, ठीक, इसे बोला जाता है द ग्लोरियस रेवोल्यूशन ऑफ इंग्लैंड, है ना, ब्लडलेस रेवोल्यूशन। इसमें खून का एक कतरा भी नहीं बहा था। और क्या हुआ था? मोनार्की से कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की बन गई थी। समझ में आया? इंग्लिश पार्लियामेंट ने पावर को सीज कर लिया, किससे? मोनार्क से, 1688 में। ठीक, और विदाउट एनी रेवोल्यूशन। फ्रांस की तरह यहां पर क्रांति नहीं हुई, ठीक, जर्मनी की तरह यहां पर क्रांति नहीं हुई। म्यूचुअली ही जो वहां का राजा था उसने प्रस्ताव माना और 1688 में, जिसे बोला जाता है ग्लोरियस रेवोल्यूशन, ग्लोरियस रेवोल्यूशन ऑफ इंग्लैंड, ठीक, 1688 में हुआ। और यहां पर इंग्लैंड जो था वो कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की बन गया। मोनार्की से क्या बन गया? कॉन्स्टिट्यूशनल
मोनार्की बन गया, एक नेशन स्टेट बन गया, और वो पावरफुल तो थे ही सही। तो ये पहला स्टेप है, ठीक है, जो कब हुआ, डेट याद रखिएगा, 1688, एंड ऑफ द 17th सेंचुरी। ठीक, अब इसके बाद स्कॉटलैंड, मैंने आपको बताया ना कि धीरे धीरे उन्होंने कहा मैं बहुत पावरफुल हूं, और ये जो थे स्कॉटिश पीपल थे, आयरिश पीपल थे, अब इन्होंने धीरे धीरे उनको भी इन्फ्लुएंस किया, और उसके लिए इन्होंने क्या किया, एक संधि, द एक्ट ऑफ यूनियन, वेरी इंपॉर्टेंट, इसे याद रखिएगा। कौन सा एक्ट साइन हुआ, द एक्ट ऑफ यूनियन, किसके बीच में हुआ, इंग्लैंड और स्कॉटलैंड के बीच में, जिसमें यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन, यानी कि कौन मिल गया, इंग्लैंड और स्कॉटलैंड, जो अलग अलग आइलैंड थे वो दोनों के बीच में ट्रीटी हुई। ठीक, और जो इंग्लैंड था उसने स्कॉटलैंड को भी अपने में मिला लिया, तो इंग्लैंड यूनाइटेड किंगडम बन गया, यूके ऑफ ग्रेट ब्रिटेन। और यहां पर लेकिन ये जो था ऑब्वियस है, अब स्कॉटलैंड ने तो कहा भाई हम मिल रहे हैं तो हमें बराबर का अधिकार मिलेगा, लेकिन ऐसा तो नहीं होने वाला था। मैंने बताया था ना, इंग्लिश पीपल क्या थे, वेरी चालाक। ठीक, तो यहां पर जो इंग्लिश पीपल थे, यानी ब्रिटिश पार्लियामेंट था जो बना मिलकर, उसमें इंग्लिश मेंबर्स जो थे वो डोमिनेट करने लगे, और जो बेचारे स्कॉटलैंड के लोग थे उनको उनके कल्चर, उनके जो पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन थे, उन सबको उन्होंने सप्रेस कर दिया, दबा दिया। उन्होंने बोला नहीं भाई आपकी नहीं चलेगी, लैंग्वेज नहीं चलेगी। ठीक है, तो जो उनकी लैंग्वेज, कौन सी लैंग्वेज थी, गैलिक लैंग्वेज थी, जो स्कॉटिश पीपल बोलते थे, मना कर दिया, नहीं बोल सकते, आपको इंग्लिश ही बोलना होगा, आपको हमारे जैसा ही रहना होगा, हमारे कल्चर को ही फॉलो करना पड़ेगा। समझ में आया? तो यहाँ पे जितने भी स्कॉटिश पीपल थे उनको मना कर दिया गया टू स्पीक देयर ओन लैंग्वेज, वो अपनी नेशनल ड्रेस नहीं पहन सकते थे, यहाँ पर वो फोर्सिबली उनको अगर चाहते तो उनको कहते निकल जाओ तुम यहाँ से, अब तुम्हारी कोई जगह नहीं है। तो उनके साथ क्या किया, धोखा किया, जो उनकी आदत है। किसकी आदत है, इंग्लिश पीपल की, हमारे साथ भी तो यही किया। ठीक, तो यहां पर उन्होंने उनके साथ किया, और स्कॉटलैंड को भी किसमें मिला लिया, स्कॉटलैंड को भी उन्होंने इंग्लैंड में मिला लिया, और इस तरह से यूनाइटेड किंगडम ऑफ ब्रिटेन। अब हम बात करते हैं आयरलैंड की, आयरिश पीपल जो थे। अब यहाँ पे जो आयरलैंड था, इसमें रिलीजियसली ये टू पार्ट में डिवाइडेड था, कैथोलिक्स एंड प्रोटेस्टेंट्स, मतलब क्रिश्चियनिटी के टू अलग अलग सेक्ट्स थे। ठीक है, याद है आपको, समझ में आ रहा है ना, टू सेक्ट, अलग अलग संप्रदाय, जैसे जैनिज्म में होता है श्वेतांबर एंड दिगंबर, ओके, ऐसे ही शैव एंड वैष्णव, शियाज एंड सुन्नीस। ओके, तो क्रिश्चियनिटी जो थी उसमें भी कैथोलिक्स थे और प्रोटेस्टेंट्स थे। अब जो कैथोलिक्स पीपल थे, मींस उन्होंने किसके अगेंस्ट रिवोल्ट किया, उन्होंने रिवोल्ट किया ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट, क्योंकि ब्रिटिशर्स यानी कि जो यूनाइटेड किंगडम ऑफ ब्रिटेन था, वहां पर मेजोरिटी ऑफ द पॉपुलेशन किसकी थी बताइए, भाई प्रोटेस्टेंट्स की होगी, तभी तो कैथोलिक्स ने रिवोल्ट किया। ठीक, तो यहाँ पर कैथोलिक्स ने ब्रिटिश डोमिनेंस के अगेंस्ट रिवोल्ट किया, बट उनका रिवोल्ट जो था, जिसमें लीडर थे वॉल्फस्टोन, वो फेल हो गया, है ना, 1798 में, और फिर आयरलैंड को फोर्सिबली यानी जबरदस्ती किसमें मिला दिया गया, यूनाइटेड किंगडम ऑफ ब्रिटेन में 1801 में। तो इसीलिए मैंने आपको बताया ना, स्ट्रेंज केस, लॉन्ग ड्रॉन, यानी 1688 से स्टार्ट होता है कॉन्स्टिट्यूशन, और फाइनली 1801 में जाकर इनका यूनिफिकेशन कंप्लीट होता है। तो बच्चों इस तरह से ये एक बहुत लॉन्ग प्रोसेस हुआ, और ये जो ब्रिटिश नेशन था, इसमें इंग्लिश कल्चर, क्योंकि स्कॉटिश जो थे उनको मना कर दिया, आयरिश को मना कर दिया, और उन्होंने अपना कल्चर उसको प्रोपोगेट किया, डोमिनेट किया। तो जो ब्रिटिश नेशन बना, जो ग्रुप मिलकर बना था ना, ठीक है, कमिंग टुगेदर, वो एक साथ आए, कौन आए, स्कॉटिश पीपल आए, आयरिश पीपल आए, लेकिन यहां पर सिर्फ इंग्लिश कल्चर ने ही डोमिनेट किया। और उनके सिंबल्स क्या थे, ये भी इंपॉर्टेंट है एमसीक्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो सिंबल्स क्या थे ब्रिटेन के, उनका फ्लैग, जिसे क्या बोला जाता है, यूनियन जैक, उनका नेशनल एंथम, गॉड सेव आवर नोबल किंग, उनकी लैंग्वेज इंग्लिश लैंग्वेज। ठीक, और जितने भी ओल्डर नेशन थे, ओल्डर मतलब बूढ़े नहीं, कौन, जो स्कॉटलैंड, आयरलैंड, ठीक, इन सबको उनका सब ऑर्डिनेट यानी उनके अंडर में रहना पड़ा एज अ यूनियन, और धीरे धीरे कर पूरी तरह से उन्होंने अपनी लैंग्वेज, अपना कल्चर डोमिनेट कर लिया, और इसी तरह से यूनाइटेड किंगडम ऑफ ब्रिटेन ये फॉर्म हुआ। ठीक, तो ये है स्ट्रेंज केस ऑफ ब्रिटेन। हमने 3 देशों की यात्रा कर ली, देखा मैंने आपको, जर्मनी ले गई, इटली ले गई, ब्रिटेन ले गई, और बता दिया किस तरह से वहां पर यूनिफिकेशन हुआ, नेशनलिज्म, नेशन स्टेट बना, और ये सब प्रोसेस हुआ। अब हम देखते हैं कि नेशन को किस तरह से विजुअलाइज किया जाता है। अगर मैं बच्चों आपसे पूछूं कि जब आप अपने देश इंडिया के बारे में सोचते हैं, तो इंडिया को आप कैसे विजुअलाइज करते हैं, बताइए बताइए बताइए। अच्छा, तो आप कह रहे हैं मैम फ्लैग, मैप, भारत माता, बिल्कुल सही। तो किसी भी, क्योंकि नेशन जो है वो क्या है, वो एक अमूर्त है। अब हम उसको कैसे एक विजुअलाइज करेंगे, साकार रूप देंगे, उसके लिए हम कुछ सिंबल्स चूज करेंगे। तो नेशंस को ऐसे ही क्या किया जाता था, फीमेल फिगर्स, जैसे आपने अभी कहा ना, बताया ना भारत माता, तो ऐसे ही फीमेल फिगर्स को चूज किया गया नेशन को विजुअलाइज करने के लिए। कि आप इमेजिनेशन, क्योंकि एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है ये, ठीक, अब उस एब्स्ट्रैक्ट नाउन को आप इमेजिनेशन कैसे कर रहे हैं, उसको किसी से सिंबलाइज करके। तो यहाँ पर फीमेल फिगर को चूज किया गया, जिसके थ्रू पर्सोनिफाई किया जाता था नेशन को, नेशन एज ए पर्सन है, हम ये मानते हैं, तो उससे हमारी क्या कनेक्टिविटी होती है ना, भारत माता है। ठीक, तो ऐसे ही अलग अलग कंट्रीज में विमेन जो थी
उनको। तो यहाँ पर नेशन जो है किसी पर्टिकुलर रियल लाइफ की विमेन नहीं, लेकिन एक एब्स्ट्रैक्ट आइडिया को नेशन ऑफ कॉन्क्रीट फॉर्म देने के लिए फीमेल फिगर को चूज किया गया। इसीलिए फीमेल फिगर क्या बन गई, एलिगोरी ऑफ द नेशन। ठीक, जैसे कि फ्रांस में मैरी नेम बहुत पॉपुलर होता है ना, क्रिश्चियन नेम होता है मैरियन, तो इसको चूज किया गया। ठीक है, पॉपुलर क्रिश्चियन नेम है, तो पीपल का जो नेशन का आइडिया था वो इससे आया। ब्रिटेन में ब्रिटानिया, भारत में भारत माता, जर्मेनिया जर्मनी में। तो इस तरह से अलग अलग फीमेल फिगर्स को चूज किया गया। और आपको याद है ना, क्लास 9 में आपने पढ़ा था, याद है जैकोबिन्स जो थे वो किस तरह से क्या पहनते थे, दैट इज जो उनका ड्रेसअप था वो बिल्कुल अलग था, एक सिंबल था, ब्रोकन चेन्स है ना, कैप, ठीक है, हाफ पैंट नी तक जो पहनते थे वो। तो इस तरह से अलग अलग विजुअलाइजिंग किया गया, तो इसे बोला जाता है विजुअलाइजिंग ऑफ द नेशन। तो नेशन को विजुअलाइज करने के लिए देखिए यहां पर कुछ नेम दिए गए हैं, मीनिंग ऑफ द सिंबल, यानी हर सिंबल का एक अलग मीनिंग होता था। ब्रोकन चेन है ना, तो ब्रोकन चेन जो है, टूटी हुई चेन, इसका मतलब क्या हुआ, हम स्वतंत्रता चाहते हैं, बीइंग फ्री। ठीक, तो ये सिंबल को यूज किया गया, ये एट्रीब्यूट है, ये विजुअलाइजिंग कर रहे हैं हम। ब्रेस्ट प्लेट विद ईगल स्ट्रेंथ, जो जर्मेनिया है, आपकी एनसीईआरटी बुक में पिक्चर उसमें देखिए, उसमें वो पहने हुए हैं। ठीक है, तो जो ब्रेस्ट प्लेट है विद ईगल, वो किसका सिग्निफाई करता है, किसको दर्शाता है, स्ट्रेंथ को दर्शाता है। ओक लीव का क्राउन, हीरोइज्म, बहादुरी। सोर्ड, आप लड़ने को तैयार है, आपने हाथ में तलवार पकड़ी है, तो उसका मतलब क्या हुआ कि आप लड़ने को तैयार हैं। ऑलिव ब्रांच अराउंड द सोर्ड, अगर सोर्ड के चारों ओर ऑलिव ब्रांच है तो मतलब हम शांति चाहते हैं, हम युद्ध नहीं चाहते हैं। ठीक, ट्राई कलर, यानी कि फ्लैग जो था जर्मनी का, ब्लैक रेड और गोल्ड, ट्राई कलर फ्लैग, जैसे इंडिया का है ना तिरंगा हमारा, वैसे ही वहां पर लिबरल नेशनलिस्ट ने डिजाइन किया था। रेज ऑफ द राइजिंग सन, कि एक नया युग शुरू होने वाला है। तो ये इस तरह से एलिगोरीज थे, डिफरेंट सिंबल्स थे, विजुअलाइज किया गया नेशन को, जो एक एब्स्ट्रैक्ट आइडिया था, तो उसको एक रूप दिया गया। ठीक, साकार रूप दिया गया। ये रूप जो था इसमें उससे नेशनलिज्म की फीलिंग को। तो चलिए अब हम आ गए हैं अपने फाइनल डेस्टिनेशन पर, क्या एंड टॉपिक, बाल्कन्स द नेशनलिस्ट टेंशन। अब ये बाल्कन्स क्या है, तो बाल्कन एक पूरा रीजन है यूरोप में जिसमें अलग अलग लोग रहते थे। ये सब हो गया, यानी कि नेशनलिज्म नेशन स्टेट बन गया, जर्मनी, इटली, ग्रेट ब्रिटेन, पोलैंड, फ्रांस, ये सब बन गए। तो इसके बाद क्या, इसके बाद क्या हुआ कि एंड ऑफ द 19th सेंचुरी में 1871 के आसपास क्या हुआ, टेंशन हो गई। अरे भाई कौन सी टेंशन, एग्जाम की टेंशन नहीं, किसकी टेंशन हो गई, यहां पर नेशनलिस्ट टेंशन हो गई। यानी कि जो फीलिंग थी ना, यानी पहले वो लोग कह रहे थे कि हमें नेशनलिज्म चाहिए, राष्ट्रवाद चाहिए, अब वो चाहते थे कि हमें अपना रीजन, अपना जो राज्य है उसका विस्तार करना है, साम्राज्यवाद, इंपीरियलिज्म, यानी नेशनलिज्म से इंपीरियलिज्म की तरफ आ गए यूरोपियंस। ठीक, अब उसकी टेंशन कहां पर हुई सबसे ज्यादा, बाल्कन्स। बाल्कन क्या है, एक रीजन है, एक क्षेत्र है जिसमें ज्योग्राफिकली भी और एथनिकली भी, मतलब कल्चर के वाइज भी अलग अलग लोग रहते हैं। जैसे जो आज का रोमानिया है, बल्गारिया है, अल्बानिया, ग्रीस, मैसेडोनिया, क्रोएशिया, बोस्निया, सोल्वेनिया, सर्बिया, मोंटेनेग्रो, ये सब जो थे इनको पहले क्या बोला जाता था, बाल्कन रीजन। और जो यहाँ के लोग थे ना, जो रहते थे, उनको बोला जाता था स्लाव्स। स्लेव नहीं, गुलाम नहीं, ये क्या है, स्लाव्स। स्लाव याद रहेगा, स्लाव नॉट स्लेव। ठीक, तो ये गुलाम नहीं, स्लाव, यानी कि लोग जितने भी रहते थे, ये सब मिलाकर कौन सा रीजन था, बाल्कन रीजन था। अब यहाँ पर भी ऑब्वियस है कि यूरोप में जो सब चेंजेस हो रहे थे उससे ये भी अलग नहीं थे। ग्रीस याद आया, ये तो मैं आपको बता ही चुकी हूँ, 1832 में ही इंडिपेंडेंट हो गया था, ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल, याद है। ठीक, तो यहाँ पर जो आइडिया है रोमांटिक नेशनलिज्म का, कल्चर का, उसमें बाल्कन्स ने भी कहा कि हमें भी क्या होना है, फ्री होना है। और ऑटोमन एम्पायर, याद है ना, ऑटोमन एम्पायर भी मैंने आपको बताया था, ग्रीस 15th सेंचुरी से ऑटोमन एम्पायर ग्रीस पर रूल कर रहा था, और किस तरह से फिर 19th सेंचुरी में वहां पर 1821 से 1832 तक। देखिए डेट्स तो याद रखनी पड़ेगी, कनेक्टिविटी होनी चाहिए, तभी आपको याद रहेगा। ठीक, तो बाल्कन जो पीपल थे, अब वो भी चाहते थे कि हम भी इंडिपेंडेंट होना चाहते हैं, हमारे को भी राइट है नेशनलिटी का। और उन्होंने भी प्रूव किया कि वो कभी कभी मतलब 15th सेंचुरी से कभी पास्ट में क्या थे, स्वतंत्र थे। ठीक है, तो उसके बाद ये जो फॉरेन पावर्स है, इन्होंने हमारे ऊपर कब्जा कर लिया, तो ये लोग भी चाहते थे कि हमें भी आजादी मिले, हम भी। इसीलिए नेशनलिस्ट टेंशन हो गई थी, क्योंकि जो यूरोपियंस थे वही लोग यहाँ पर अपने आप को क्या करना चाहते थे, स्टैब्लिश करा। भाई मैम ऐसा क्या था, कोई खजाना गड़ा था क्या इसमें, हाँ, ये जो रीजन था ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रीजन था। ठीक है, ये रीजन इंपॉर्टेंट क्यों था, क्योंकि इसके थ्रू जो यूरोप से कनेक्टिविटी होती है, वो एशिया और अफ्रीका में अपना ट्रेड एक्सपेंड करना चाहते थे, इस पर कब्जा करना चाहते थे। समझ में आया, तो इस वजह से ये जो रीजन था बहुत एक्सप्लोसिव बन गया। अब यहाँ पर बाल्कन्स जो था, अब चारों तरफ से हो रहा है, वो खुद बाल्कन्स खुद इंडिपेंडेंट होना चाहते हैं। ठीक है, यूरोपियंस यानी कि जो फ्रेंच, जर्मन, ऑस्ट्रिया, हंगरी, ये भी उस पर कब्जा करना चाहते हैं। ठीक, उधर से जो ऑटोमन एम्पायर है वो भी उनको नहीं छोड़ना चाहता है। तो कुल मिलाकर बहुत क्या था, झोल हो गया था। ठीक, तो यहाँ पे ये झोल जो था बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड होता गया। ठीक, यहाँ पे जो बिग पावर राइवलरी थी
वो बहुत होती गई धीरे धीरे कर। और इस पीरियड में यहाँ पर राइवलरी, दुश्मनी जो थी यूरोपियन पावर्स के बीच में थी, किसको लेकर, मैंने आपको बताया ना, ट्रेड एंड कॉलोनीज। ठीक है, वो इंपीरियलिज्म, अपनी कॉलोनीज स्टैब्लिश करना चाहते थे, जैसे इंडिया भी एक कॉलोनी ही था उनका। तो जो यूरोपियंस थे उन्होंने एशिया में, अफ्रीका में, साउथ अमेरिका में, सब में अलग अलग देशों पर कब्जा कर लिया था। ठीक है, वो बहुत पावरफुल, माइटी मतलब पावरफुल बनना चाहते थे, नेवल एंड मिलिट्री, है ना, सैन्य रूप से। तो ये राइवलरी जो थी बहुत ज्यादा, तो यहाँ पर बाल्कन में जो प्रॉब्लम थी वो बहुत बढ़ती जा रही थी, ठीक, इन रीजन में। और जो हर पावर, जो ईच पावर थी, वो रशिया हो, जर्मनी हो, इंग्लैंड हो, ऑस्ट्रिया हो, हंगरी हो, वो सब चाहते थे कि हम बाल्कन के ऊपर कब्जा कर लें, फिर हमारे लिए बहुत आसान हो जाएगा, ताकि हम अपना कंट्रोल दूसरे एरियाज में करें। और बाल्कन्स खुद ही आपस में एक दूसरे से जलते थे, वो उनको, उनका हत्याना चाहते थे, राज्य को, उनके राज्य को हत्याना चाहते थे। तो इस तरह से बहुत ही, मैंने आपको बताया ना, झोल हो रहा था। ठीक, तो ये सब चीजें चल रही थी, और इसी वजह से ये जो राइवलरी थी इन देशों के बीच में, इसका जो रिजल्ट हुआ वो क्या हुआ, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। कहां चले थे हम, हमने स्टार्ट किया 1848 से, हम आए 1914 की फर्स्ट वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हो गया। और उसका एक जो मेन रीजन था वो यूरोपियन, ये जो नेशन है, इनकी राइवलरी ही थी। ठीक, और ये जो राइवलरी थी ये किसके बीच में, अब जो उनकी फीलिंग थी नेशनलिज्म की, वो किसमें हो गई, इंपीरियलिज्म में। और फाइनली फर्स्ट वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हो गया। तो बच्चों, इस तरह से जो यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय हुआ, वो जाकर खत्म हुआ साम्राज्यवाद में, और फिर उन्होंने अलग अलग क्षेत्रों में अपना आधिपत्य जमाया। ठीक है, तो मिलते हैं हम नेक्स्ट चैप्टर में। ओके, बाय।